अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कल मैंने रिकॉर्डिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो बार की भी बजाय 3 बार करनी पड़ी, बिकॉज़ तीसरी बार दूसरी बार भी ठीक नहीं हुई। तो फिर तीसरी बार एक में वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरी में ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें मर्ज किया, उसे प्रॉपर सुना, उसे सेट किया, इस वजह से इतना लेट हो गया। लेकिन रिस्पॉन्स आप लोग देख लें, कितनी मेहनत के बावजूद ऐसा रिस्पॉन्स मिला। तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्स बहुत अहमियत रखता है। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या मसला है, ऐप में कोई मसला है या फ़ोन में कोई मसला हो गया। वैसे तो मैं फ़ोन अभी न्यू ही लिया, लेकिन आई डोंट नो कि क्या इशू है। लेकिन फिर भी अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आज की भी रिकॉर्डिंग हो पाएगी या नहीं। तो चले हम बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह करे अगर रिकॉर्ड हो जाए तो। भाई आप ठीक है? मिरहा ने तालिश को देखते पूछा, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आओ मिरहा, माफ़ करना, अपनी परेशानियों में मैं तुमसे मिलना भूल गया था। कैसी हो तुम? तालिश ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते पूछा, वरना उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अभी तक शहरियार की या हसन की कोई कॉल नहीं आई थी। जी भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, मिरहा ने संजीदगी से कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ परी कहाँ है? तुम दोनों ने खाना खाया? तालिश ने पूछा तो मिरहा उसे बताने लगी कि परी खाना बना रही है। अरे उसे आते ही किचन में भेज दिया, मुझे बता देती मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता, तालिश ने कहा तो मिरहा मुस्कुरा पड़ी थी। आप भी किसी की बात नहीं सुनती, अपनी मर्जी करती हैं, इतना तो मुझे मालूम हो गया है, मिरहा ने कहा। हाँ और ये सच भी है, तालिश ने कहा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब शहरियार शीरी के साथ घर में दाखिल हुआ। शीरी को देखते ही तालिश अपनी जगह से खड़ा हो गया था। शीरी ने तालिश को देखकर अपना हल्क तर किया था, क्योंकि वो तालिश की आंखों में गुस्सा देख चुकी थी। तालिश आगे बढ़ा और शीरी का हाथ पकड़े उसने मिरहा की तरफ देखा, जो आंखों में नासमझी के तासुरात लिए शीरी को देख रही थी। मिरहा हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तालिश कहकर वहाँ से जाने लगा जब शहरियार ने तालिश को पुकारा था। शहरियार, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, प्लीज़ तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, तालिश ने सर्द लहजे में कहा और शीरी का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले गया था। शीरी तो सच में डर गई थी। ये भाई की बीवी है? मिरहा ने चेहरे पर हैरानगी लिए शहरियार से पूछा था। हाँ, ये मेरी बहन और तुम्हारे भाई की बीवी है, शहरियार ने गहरी नज़रों से मिरहा को देखते कहा। लेकिन जब उसने शहरियार की तरफ देखा तो ज़्यादा देर उसके चेहरे की तरफ नहीं देख पाई थी, इसीलिए नज़रें झुका ली। मेरे लिए कप कॉफ़ी ले आओगे? शहरियार ने पूछा तो मिरहा ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। पीछे शहरियार नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से चला गया था। अहमद, काम हो गया क्या? मुजम्मिल ने अपना सिगरेट सुलगाते सामने बैठे अहमद को देखते पूछा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा वैसा ही सब हुआ, और शुक्र है कि ज़ुबैर यहाँ से चला गया, वरना उसके होते ये सब करना मुश्किल हो जाता, अहमद ने संजीदगी से कहा। ठीक कह रहे हो तुम, वो थोड़ा ज़िद्दी और अपनी मर्जी करने वाला इंसान है, जब ज़िद पर आ जाता है तो फिर मेरी भी नहीं सुनता, मुजम्मिल ने कहा तो अहमद हंस पड़ा था। मुजम्मिल साहिब, अब मुझे घर जाना है, मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, अहमद ने कहा तो मुजम्मिल हंस पड़ा था। बिल्कुल, और तुम्हें थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, जाओ तुम और ख्याल रखना, मुजम्मिल ने ढके चुप्पे लफ्ज़ों में कहा था। आप बेफिक्र हैं, मैं चलता हूँ, अहमद ने कहा और वहाँ से उठकर चला गया। पीछे मुजम्मिल भी अपने कमरे की तरफ चला गया था। तालिश ने कमरे में आते शीरी का हाथ छोड़ा और ज़ोर से दरवाजे को बंद किया, जो एकदम डर से उछल पड़ी थी। तालिश ने मुड़कर शीरी की तरफ देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो आंखों में खौफ लिए उल्टे कदम चलती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। उसने पीछे मुड़कर दीवार की तरफ देखा और फिर सामने देखा, जहाँ तालिश उसके करीब खड़ा उसे घूर रहा था। जब तुम घर से निकली तो मैं कहाँ पर था? तालिश ने संजीदगी से सवाल पूछा। शावर ले रहे थे आप, शीरी ने नज़रें झुकाकर कहा था। शॉवर ले रहा था ना, मर तो नहीं गया था जो तुम मुझे बिना बताए घर से निकल गई, तालिश ने शीरी के दाएं जानब दीवार पर जोर से हाथ मारे गुस्से से कहा था। शीरी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। जवाब दो, तालिश ने सर्द लहजे में कहा तो शीरी ने आंखें खोली थी। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैं भाई को बताऊंगी, शीरी ने अपने होंठों पर जुबान फेरते तालिश को देखते कहा, जो पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी नज़रें शीरी के होंठों पर ठहर गईं, जो बार बार अपने होंठों को तर कर रही थी। पहले तुम जो ये हरकत कर रही हो ना, ये करना बंद करो, और दूसरी बात, तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो, तालिश ने पहली बात उसके होंठों को देखते कही, जो बार बार उसका ध्यान भटका रहे थे। कौन सी हरकत? शीरी ने नासमझी से उसे देखते पूछा था। ये, तालिश ने अपने अंगूठे से शीरी के होंठों को छूते हुए कहा तो शीरी एकदम सीधी होकर खड़ी हुई थी और तालिश को पीछे करते वहां से जाने लगी। लेकिन तालिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। तो मुझे खुद ही बता दो मिसेस कि कैसी सज़ा तुम्हें दूँ, क्योंकि गलती तो तुमने की है और सज़ा भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और मुझे तुम्हारा भाई क्या बाप भी नहीं रोक सकता, तालिश ने कहते ही शीरी को खुद की तरफ खींचा, जो सीधे उसके सीने से आ लगी थी। शीरी तो एकदम बौखला सी गई थी।
मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिसिस, आज तुम्हारी इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम्हारी टांगे तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तालिश ने शीरी की नीली आंखों में देखते संजीदगी से कहा था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शीरी ने तालिश की तरफ देखते मासूमियत से पूछा था। जी बिल्कुल, मेरी ज़ुबान में से धमकी ही कहते हैं, तालिश ने दांत पीसते कहा। अब बहुत जालिम है, शीरी ने खफगी से तालिश को देखते कहा। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ मैंने तुम पर गिरा दिए जो तुम मुझे जालिम कह रही हो? लेकिन अब मैं जुल्म ज़रूर करूँगा तुम्हारे इन होंठों पर, तालिश ने कहते ही शीरी को कमर से पकड़कर खुद से करीब किया और उसकी सांसों को कैद कर लिया था। इससे पहले शीरी कुछ समझते तालिश उसे अपने हिसार में ले चुका था। थोड़ी देर बाद जब तालिश होश में आया तो आराम से शीरी के होंठों को आज़ादी बख्शी, जो गहरे सांस लिए नजरें झुका गई थी। अब तुम मुझे जालिम कह सकती हो और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टेंशन के मारे तो मैंने खाना भी नहीं खाया, तालिश ने शीरी को छोड़ते कहा, जो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर वॉशरूम की तरफ भागी थी। आज ही भाई से मिली है मोहतरमा और मुझे धमकी भी दे रही हैं, तालिश ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और कमरे से बाहर खाना लेने चला गया। अगले दिन सीरत की आंख खुली तो पहले तो वो अनजान नज़रों से लेटी सोचती रही कि वो कहाँ पर है, उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही उसे कल का सारा वाक़या याद आया फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। लेकिन सामने ही उसे नाइल नज़र आ गया, जो तैयार खड़ा अपने कप फोल्ड किए शायद सीरत की हरकत को नोट कर रहा था। उठ गई तुम? नाइल ने भारी लहजे में सीरत को देखते पूछा और उसके पास आया था, जिसका चेहरा भी सूजा हुआ था। सीरत ने एक नज़र नाइल को देखकर अपनी नज़रें झुका ली थी। फ्रेश हो जाओ, मुलाजमा खाना लाती होगी, नाइल संजीदगी से कहते वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर याद आने पर सीरत के पास आया और उसके ऊपर से कंबल पीछे किया। सीरत नाइल के करीब आने पर एकदम घबरा सी गई थी। तुम्हारे पैर जख्मी हैं, नाइल ने कहती सीरत को अपनी बाहों में उठाया। कुछ पल के लिए सही, लेकिन दोनों की नज़रें मिली थी। सीरत ने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया तब्दील कर लिया, लेकिन नाइल के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। नाइल उसे वॉशरूम की तरफ ले गया। सीरत खामोश रही थी। नाइल ने एक सरसरी सी नज़र सीरत के चेहरे पर डाली और उसे वॉशरूम छोड़ने के बाद मुड़ने से पहले उसने कहा कि अपना मूड ठीक करो, मुझे अपनी बीवी वैसी ही चाहिए जैसे वो पहले थी। नाइल कहते ही वहाँ से चला गया था। सीरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी खामोश थी। सुबह शीरी किचन में आई तो सामने परी को देखकर वहीं शॉक्ड हो गई। उसे लगा उसकी नज़रों का धोखा है। आप भी आप जिंदा है? शीरी ने बेयकीनी से परी को देखते कहा, जो शीरी को यहाँ देखकर हैरान हुई थी। मुझे लगता है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शीरी खौफजदा लहजे में मुंह से बड़बड़ाते हुए कहा था। शीरी मेरी बात सुनो, परी ने शीरी को देखते जल्दी से कहा। अब जिंदा कैसे हो सकती हैं? मैंने अपनी आंखों से आपको देखा था, आपकी तो सांस नहीं चल रही थी। फिर शीरी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन जिंदा है और उसके सामने खड़ी है। क्या तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? परी ने शीरी को गले लगाते पूछा। आप भी आप तो सच में हैं, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, शीरी ने रोते हुए कहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। और इससे पहले परी मज़ीद कुछ कहते तालिश की आवाज़ ने दोनों को उसकी तरफ मुतवज्जो किया था। परी मैडम, आपने मेरी बीवी को रुलाया क्यों है? तालिश ने परी को देखते पूछा, जैसे उसे घूर कर देखा था। आपने भी मुझे बताना गवारा नहीं किया ना शहरियार भाई? आपने भी मुझे बताना गवारा नहीं किया और ना शहरियार भाई ने बताया, परी ने लहजे में खफकी लिए तालिश को देखते कहा था। अरे भाई, सरप्राइज़ था, तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब लोग बस मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो, परी ने कहा तो तालिश हंस पड़ा था। लेकिन आप कैसे? मेरा मतलब शीरी को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी बात शबनम को समझाए। मैं बताती हूँ, शबनम ने आगे आते कहा। हमारी पुरानी मुलाजमा थी ना जो अम्मी के साथ आई थी, अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने शहरियार भाई को कॉल की थी और उस कमरे में खुफिया रास्ता भी था। शहरियार उसी रास्ते कमरे में आया और मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे देता। उसने तो मुझे कहा था कि मैं उसके साथ चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती थी उनको तो इन लोगों ने मार दिया था। इस वक्त मैं काफ़ी मायूस हो गई थी और मेरा झगड़ा भी शहरियार भाई से इसी बात को लेकर हुआ था कि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। फिर वो 2 दिन तक नहीं आया तो भूख की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब तुम और सीरत कमरे में आई तो तुम दोनों को यही लगा कि मैं मर गई हूँ, और उसके बाद मेरे बाबा साईं ने क्या किया तुम दोनों जानती हो। शबनम कहकर खामोश हो गई थी। शीरी खामोशी से सुन रही थी। उसे याद था कि जब कमरे में उसके बाबा साईं और इब्तिसाम आया तो इन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसे मुलाजमा से खबर मिली कि रात के अंधेरे में इब्तिसाम शबनम को गांव के बाहर दफनाया था, सिर्फ इसलिए कि गांव वालों को अगर पता चल गया तो वो उनकी इज्जत नहीं करेंगे। गांव वालों को यही कहा गया था कि शबनम को पढ़ाई का शौक था, इसलिए वो शहर अपने भाई के पास गई है, और गाँव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हवेली वालों के सामने कोई सवाल कर सके। लेकिन इब्तिसाम भाई तो आपको, शीरी ने बात अधूरी छोड़ते कहा। नाइल भाई ने मुझे वहाँ से आकर निकाल लिया था क्योंकि उनके आदमियों ने नज़र रखी हुई थी। फिर उन्होंने ही मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया था और अब मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ, शबनम ने गहरा सांस लेते कहा। शीरी जल्दी से आगे बढ़ी और शबनम के गले लग गई थी। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, आप भी। सीरत भी आपको देखकर खुश होगी, शीरी ने पीछे होते कहा। तालिश वहाँ से चला गया था ताकि दोनों बहनें आराम से बात कर सकें। सीरत कहाँ है?
शबनम ने पूछा तो शीरी ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी किसके साथ? शबनम ने हैरानगी से पूछा। नाइल भाई के साथ। आपको नहीं मालूम? शीरी ने पूछा तो शबनम तंजिया हंस पड़ी थी। ये भी सरप्राइज़ होगा यकीनन, शबनम ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा तो शीरी हंस पड़ी थी। अब आप शबनम है या परी? शीरी ने पूछा। मैं अब परी हूँ, शबनम बहुत पहले ही मर चुकी है, शबनम ने संजीदगी से कहा। अब भी अम्मी आपको देखकर बहुत खुश होंगी, शीरी ने खुशी से कहा था। हाँ जानती हूँ, परी ने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों नाश्ता बनाने लगी थी। तुम्हें मैं बहुत जल्द तलाश कर लूँगा स्वीटी, अहमद ने अपने मोबाइल में किसी लड़की की तस्वीर को देखते गहरे लहजे में कहा। तुम पर ग्लासेस बहुत सूट करती हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर अपने पास ले आऊँगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर तुम मेरे पास होगी, मेरे करीब, बहुत करीब, अहमद ने तस्वीर को देखते खोए हुए अंदाज में कहा। ये अपने काम के सिलसिले में गाँव गया था, वहाँ पर उसे वो लड़की नजर आई जो बारिश में खड़ी भीग रही थी। उसे आंखें बंद की हुई थी। अहमद पहले खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसकी तस्वीर लेने के बाद वहाँ से चला गया। दोबारा वो लड़की उसे मार्केट में नजर आई थी, लेकिन वहाँ भी अहमद उससे बात नहीं कर सका। लेकिन अब दिल के हाथों मजबूर होकर उसने सोच लिया था कि वो उस लड़की को तलाश करेगा जिसने उसकी रातों की नींद चुरा ली थी। अहमद बेटा खाना खा लो, तैयार है। बाहर से आती उसकी माँ की आवाज़ पर अहमद ने अपना मोबाइल बंद किया और कमरे से बाहर चला गया। साहिब जी, बीबी खाना नहीं खा रही, मुलाजमा ने नाइल को देखते कहा जो मोबाइल पर कुछ डायल कर रहा था। ठीक है मैं देखता हूँ, नाइल कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। नाइल कमरे में दाखिल हुआ तो सीरत बेड पर बैठी हुई थी। उसने चेंज करके ग्रे कलर की सादा सी शलवार कमीज पहन ली थी। तुम बाहर खुद क्यों आई? तुम्हारे पाँव के जख्म ज़्यादा गहरे हैं, मुलाजमा को आवाज़ दे देती। नाइल ने कमरे में दाखिल होते सीरत को देखते कहा जो खामोश रही थी। नाइल कुछ देर सीरत के जवाब का इंतज़ार करता रहा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो नाइल ने कहा, जानती हो रात तुम मुझे अपने पास आने का कह रही थी। नाइल के दिमाग में एक ख्याल आया तो सीरत को देखते उसे संजीदगी से कहा और उसके पास ही बैठ गया। सीरत ने नाइल की तरफ देखा था जो उसके पास आकर बैठ गया था। रात तुम नींद में मुझे बुला रही थी और मैं मासूम सा अपनी बीवी का कहा कैसे ना मानता। नाइल ने हाथ आगे बढ़ाकर सीरत के बालों को छूते हुए बारी लहजे में कहा, जो नाइल के छूने पर करंट खाकर पीछे हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरत ने घबराते हुए लहजे में कहा था। लेकिन नाइल हंस पड़ा था। उसका मकसद सीरत की खामोशी को तोड़ना था जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो स्वीट हार्ट? रात तो तुम मेरे रहमो करम पर थी, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा, नाइल ने मजीद सीरत के करीब होते कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, सीरत ने इर्द गिर्द देखते कहा। नाइल ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। सीरत ने नाइल की आंखों में देखा जहाँ संजीदगी छाई हुई थी। नाइल ने अंगूठे से सीरत के होंठ के पास वाले जख्म को हल्का सा दबाया, लेकिन उसके हल्का सा दबाने से भी वहाँ से खून निकल आया था। सीरत ने तकलीफ के मारे अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली थी। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मुझे सब जानना है सीरत, नाइल ने सर्द लहजे में सीरत को देखते कहा, जिससे आंखों में खौफ लिए नाइल को देखा था। जो पहले जितने प्यार से बात कर रहा था उतना ही उसका लहजा सर्द था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, सीरत ने नाइल का हाथ पीछे करते कहना चाहा, लेकिन कर नहीं पाई थी। मुझे अपना सवाल बार बार दोहराना पसंद नहीं है सीरत, जल्दी से नाश्ता करो फिर हम इस बारे में बात करते हैं। नाइल ने नाश्ते की ट्रे सीरत के सामने रखते कहा, जिसने एक नज़र भी नाश्ते की तरफ नहीं देखा था। ठीक है, तुम मेरे हाथों से खाना चाहती हो तो ऐसे ही सही, नाइल ने कहते ही नाश्ते की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नहीं मैं खुद खा लूँगी, सीरत ने जल्दी से कहा था। ठीक है, नाइल ने कहा और वहाँ से उठकर टेरेस की तरफ चला गया ताकि सीरत आराम से नाश्ता कर सके। सीरत भी भूखी थी इसलिए नाश्ता करने लगी। कर लिया नाश्ता? नाइल ने कमरे में दाखिल होते हुए सीरत को देखते पूछा, जिससे इस बात पे सर हिला दिया था। लेकिन नजरें न जाने क्यों वो नाइल से मिला नहीं पा रही थी। नाइल सीरत के सर पर खड़ा था। सीरत ने नजरें उठाकर नाइल की तरफ देखा। जब तुम मुझे सड़क पर मिली तो किससे बचकर भाग गई थी? नाइल ने संजीदगी से पूछा। इब्तिसाम भाई मुझे चौधरी के बेटे के हवाले करके चला गया था, मैं उसी से बचकर भागी थी, सीरत ने नजरें झुकाकर कहा। तुम्हारा भाई तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया निकला, नाइल ने सर्द लहजे में कहा। अगर तुम्हारे भाई को मैं जान से मार दूँ तो? नाइल ने सीरत के सामने बैठते हुए पूछा था, जिसने आंखें फाड़े नाइल की तरफ देखा था, जो मारने की बात इतने आराम से कर रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? एक आसान सा सवाल पूछा है, नाइल ने आम से लहजे में कहा। आप कौन हैं? सीरत ने खौफजदा लहजे में पूछा। तुम्हारा शौहर मेरी जान, नाइल ने मुस्कुराहट दबाते कहा। सीरत ने उसकी बात पर नजरें फेर ली थी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे कमरे में जो इंसान आया था और जो तुम्हें मार्केट के बाहर मिला था, जानती हो वो कौन था? नाइल ने गहरी नज़रों से सीरत को देखते पूछा, जैसे शौक पर शौक लग रहा था। वो मैं ही था, नाइल ने सीरत के कान के पास झुककर सरगोशी करते कहा था। सीरत नाइल की गर्म सांसों की तपिश से काम से गई थी। आपको हो क्या गया? आप पीछे रहकर बात नहीं कर सकते? सीरत ने नाइल के सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करते कहा था, जिसे सीरत के हाथ पर अपना हाथ रखे उसे अपनी तरफ खींचा था। क्यों? मेरे करीब आने पर तुम्हें डर है कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए? नाइल ने सीरत की आंखों में देखते पूछा था। मैं क्यों आपसे मुझे क्यों आपसे प्यार होने लगा?
और जो आपने मेरे साथ किया मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, सीरत ने कहा तो नाइल हंस पड़ा था। कौन कम वक्त कह रहा है कि तुम मुझे माफ़ करो? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ ना करो, लेकिन मुझे तुम अपने करीब आने से रोक भी नहीं सकती। नाइल ने मुस्कुराते हुए सीरत को देखते कहा, आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, सीरत ने गुस्से से कहा था। शादी के बाद तो ये आदमी का दिमाग वैसे भी ख़राब हो जाता है, नाइल ने कहा तो सीरत ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मुझे आराम करना है, सीरत ने कहा तो नाइल मुस्कुराता वहाँ से खड़ा हो गया था। मेडिसिन ले लेना और कल रात के बारे में ज़रूर सोचना, नाइल ने आखिरी बात शरारती लहजे में कही और वहाँ से चला गया। सीरत ने उसे जाते हुए देखा और गहरा सांस लेते पीछे टेक लगाई बैठ गई। भाभी शुक्र है आपको होश आ गया, नगीन ने नीलम को देखते खुशी से कहा जैसे अब होश आया था। नगीन, बच्चियाँ ठीक हैं? नीलम ने होश में आते ही उनका पूछा था। जी भाभी वो ठीक है, आप परेशान मत हो, नगीन ने जल्दी से कहा। उसने भी झूठ बोला था क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था कि वो दोनों ठीक हैं भी या नहीं। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ और शहरियार अंदर आया था। नगीन ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो एक पल के लिए तो नगीन को लगा वो ख्वाब देख रही है। कैसे हैं अम्मी आप? शहरियार ने अपनी माँ के पास आते खुशगवार लहजे में पूछा। हैरान तो नीलम भी हुई थी। नगीन तो पहले हैरानगी से खड़ी शहरियार को देखती रही, फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ शहरियार के चेहरे पर दे मारा, जो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था बल्कि हंस पड़ा था। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में नज़र की ग्लासेस लगाए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शहरियार ने अपनी माँ को देखा और नगीन को सीने से लगाया था, जो बेटे को इतने सालों बाद देखकर अपने आंसू को रोक नहीं पाई थी और उसके सीने से लगी रोने लगी। अम्मी या रोना बंद करें, शहरियार ने अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहा था। ताईजान आप कैसी हैं? शहरियार ने नीलम के पास आते प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? नीलम ने पूछा। आप दोनों के सामने हो और मैं आप दोनों को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, शहरियार ने एकदम संजीदा होते हुए कहा था। नगीन जो मुस्कुरा रही थी शहरियार की बात सुनकर परेशान हो गई थी। नहीं बेटा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, नगीन ने कहा तो शहरियार ने अपनी माँ की तरफ देखा। आप क्या चाहती हैं आपके शौहर आपको जान से मार दें, फिर आप दोनों से छोड़ेगी? वो दोनों जल्लाद हैं, शहरियार ने गुस्से से कहा। शहरियार वो तुम्हारे बाबा साई हैं, तमीज़ से बात करो, नगीन ने कहा तो शहरियार तंजिया लहजे में हंस पड़ा। बाप ऐसा होता है? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी आप दोनों बताएं आप दोनों कैसी हैं, और मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, शहरियार ने बात बदलते दोनों को देखते हुए कहा था। सरप्राइज़? वो क्या होता? नगीन ने नासमझी से पूछा। मतलब कि आप दोनों के लिए मेरे पास एक तोहफा है जिसे देखकर आप दोनों खुश हो जाएंगी, शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे सरप्राइज़ का, नगीन ने कहा तो शहरियार के साथ नीलम भी मुस्कुरा पड़ी थी। फिर शहरियार लंदन के बारे में बताने लगा था। नगीन को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उनके सामने बैठा हुआ है। सीरत कैसी है? परी ने नाइल को देखते पूछा, जो ताली से मिलने यहाँ आया था। हसन परी की बात सुनकर हंस पड़ा था। वो बिल्कुल ठीक है, हसन ने हंसते हुए कहा। वैसे कितनी बुरी बात है, किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, परी ने खफकी से कहा। सरप्राइज़ देना चाहता था शहरियार तुम्हें, और ये उसका ही प्लान था? हाँ याद आया। तालिश और शीरी में सब ठीक है? हसन ने पूछा तो परी ने इस बात में सर हिला दिया। तालिश कहाँ है? हसन ने पूछा तो परी उसे बताने लगी कि वो कमरे में है। ठीक है, हसन कहकर जाने लगा जब परी ने उसे आवाज़ देकर रोका था। मुझे मार्केट जाना है, क्या आपके ड्राइवर को ले जाऊँ? परी ने पूछा। हाँ ले जाओ, जल्दी वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, हसन ने कहा और ऊपर की तरफ चला गया। परी ने मुस्कुराकर हसन को जाते हुए देखा था। बेशक हसन उसका कज़न था, लेकिन जिस तरह उसने परी की मदद की थी उसे नहीं लगता था कि कोई ऐसा कर सकता था। उसके दिल में नाइल के लिए बहुत इज्जत थी। परी अपनी चादर लिए वहाँ से चली गई। उससे मिरहा से भी पूछा था, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। देखो हसन, इससे पहले तुम मुझे कुछ भी कहो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। मैं शॉवर ले रहा था और गलती तुम्हारी बीवी के साथ मेरी बीवी की भी है, जो बिना बताए चलेगी। तालिश ने हसन को देखते जल्दी से सफाई देनी चाहिए, जो संजीदगी से उसे देख रहा था। तालिश जितना भी होशियार हो, लेकिन वो कभी अपने बड़े भाई से नहीं जीत सकता था। जब नाइल गुस्से में होता तो ये भी उससे बात नहीं करता था। मेरी बीवी को तो सज़ा मिल चुकी है, और तुम शीरी को भी अच्छी तरह समझा देना कि अब ऐसी कोई गलती ना करे, वरना अंजाम हमारी सोच से ज़्यादा बुरा होगा, हसन ने बैठते हुए कहा। सीरत को क्या हुआ है, वो ठीक है? तालिश ने परेशानी से पूछा। हाँ बेहतर है, लेकिन ज़ख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, हसन ने कहा। क्या हुआ उसके साथ? तालिश ने नासमझी से उसे देखते पूछा। तो हसन ने सारी बात उसे बता दी कि कैसे उसे सीरत मिली थी। उस कमीने चौधरी को भी सुकून नहीं मिला। एक बेटा चल नहीं सकता और ये चाहता है दूसरा बेटा भी इस दुनिया से कूच कर जाए, तालिश ने गुस्से से कहा। उस इंसान को तो मैं अच्छी सज़ा दूंगा कि दोबारा किसी भी लड़की की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा, हसन ने खड़े होते हुए कहा। मैं मिरहा से मिल लूँ फिर निकलता हूँ। और शहरियार कहाँ है? हसन ने पूछा। वो हॉस्पिटल गया अपनी अम्मी और ताई से मिलने, तालिश ने भी खड़े होते कहा। सीरत की अम्मी अब ठीक है? हसन ने जाने से पहले पूछा। हाँ वो ठीक है, उनको होश आ गया, तालिश ने कहा तो हसन इस बात में सर हिलाते वहाँ से चला गया था। पीछे तालिश भी बाहर निकल गया था।
परी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, पास वाली मार्केट ही गई थी। उसे अपने और मिराह के लिए कुछ सामान लेना था। परी वही ले रही थी। उसको एक घड़ी पसंद आई। उसने सोचा कि शहरयार के लिए ख़रीद लेती है। मैडम, ये घड़ी वो पसंद कर चुके हैं, दुकानदार ने परी को देखते कहा। कौन? परी ने इर्द गिर्द देखते पूछा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। वो जो आ रहे हैं वो अपने सर को दिखाने के लिए गए थे। दुकानदार ने दूर से आते ड्राइवर की तरफ इशारा करते कहा। भाई साहब, अगर वो यहाँ पर खड़े होते और घड़ी को ख़रीद लेते तो मैं मान भी लेती। उन्होंने अभी बात की तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो घड़ी उनकी हो गई, और उन्होंने कौन से आपको पैसे दे दिए हैं, इसलिए घड़ी मैं ही लूँगी, परी ने दो टोक अंदाज में कहा था। इतने में ड्राइवर वहाँ आ गया था। देखिए, मेरे साहिब को ये घड़ी पसंद आ गई है तो प्लीज़ आप कोई और घड़ी ख़रीद लें। मेरे साहिब गुस्से के बहुत तेज़ हैं, वो गुस्सा करेंगे, ड्राइवर ने परी को देखते कहा। अगर तुम्हारे साहिब गुस्सा करेंगे तो करते रहें, मैं तो यही घड़ी लेकर जाऊँगी। भाई, इसको पैक कर दे, परी ने कहा तो दुकानदार ने एक नज़र ड्राइवर पर डाली और घड़ी को पैक करने लगा। ड्राइवर वहाँ से चला गया था। ज़ुबैर आज ही वापस आया था, वहाँ भी उसका दिल नहीं लगा तो वापस पाकिस्तान आ गया था। सर, वो घड़ी एक लड़की ले गई है, वो काफ़ी बोल रही थी, ड्राइवर ने आते ज़ुबैर को कहा। जिसकी घड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने ड्राइवर को लेने भेजा था। वो घड़ी मैंने पसंद की थी तो वो लड़की कैसे लेकर चली गई, और तुम मुँह उठाकर वापस आ गए? चलो मेरे साथ, ज़ुबैर ने गाड़ी से बाहर निकलते गुस्से से कहा। कहाँ है वो लड़की? ज़ुबैर ने मार्केट में दाखिल होते पूछा। ड्राइवर ने उस दुकान की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। सर, वो ब्लैक कलर के शॉल वाली लड़की है, ड्राइवर ने जल्दी से परी की तरफ इशारा करते कहा, जो अब मार्केट से बाहर निकल रही थी। ज़ुबैर उसके पास गया और सर्द लहजे में कहा, मिस, क्या आप थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हैं? ज़ुबैर ने संजीदगी से परी को देखते हुए पूछा था। जिसके पाँव ज़ुबैर की आवाज़ सुनकर वहीं थम गए थे। इस आवाज़ को वो कैसे भूल सकती थी? मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़ुबैर ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा था। परी को ऐसा महसूस हुआ कि वो अभी गिर जाएगी। उसे अपने कदमों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। किसी ऐसे इंसान का अचानक सामने आ जाना जिसके बारे में आपने सोचा ना हो तो वो आपको शौक ज़रूर कर देता है। इससे पहले परी पीछे मुड़ती उसे दूर से इब्तिसाम नज़र आया था। परी ने घबराकर जल्दी से अपने चेहरे को कवर किया और वहाँ से भागते हुए बाहर निकल गई थी। लगता था सारे इत्तेफाक उसके साथ ही होने थे। ज़ुबैर ने हैरानगी से परी को वहाँ से भागते हुए देखा था। ये लड़की पागल है क्या? ज़ुबैर ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा और ख़ुद भी उसके पीछे चला गया था। परी बस जल्दी से गाड़ी में बैठना चाहती थी जब किसी ने पीछे से आकर उसको बाजू से पकड़ा। परी को तो अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। उसे लगा इब्तिसाम ने उसे देख लिया। पिछली बार तो वो बच गई थी, इस बार तो इब्तिसाम ने उसे नहीं छोड़ना था। ज़ुबैर जो उसके पीछे आया था उसने परी को बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया, जिससे उसकी चादर सर से सिरक कर कद्दों तक आ गई थी। आप, इससे पहले ज़ुबैर कुछ कहता परी को देखती उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। परी ने भी ज़ुबैर को अपने सामने ज़िंदा देखा तो नज़रें पलटना भूल गई थी। इब्तिसाम का खौफ और ज़ुबैर का ज़िंदा होना उसके सामने आया तो ऐसा लगा उसका दिमाग घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है? परी ने मुंह में बड़बड़ाते कहा। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती ज़ुबैर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब करते गिरने से बचाया था। वो तो अभी भी शौक खड़ा पड़ी की बंद आँखों को देख रहा था। उसे कांपते हाथों से परी के चेहरे को छुआ। ये तो सच में मेरी शबनम है, ज़ुबैर ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा था। ज़ुबैर ने बेयकीनी से अपनी बाहों में बेहोश खड़ी शबनम को देखा था। उसे शबनम को उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। सर, ये तो वही लड़की है, ड्राइवर ने ज़ुबैर को देखते कहा। मुझे पानी की बोतल दो और तुम गाड़ी से बाहर चले जाओ, ज़ुबैर ने संजीदगी से कहा। ड्राइवर ने पानी की बोतल ज़ुबैर को पकड़ाई और गाड़ी से बाहर निकल गया था। ज़ुबैर ने पानी की बोतल को खोलते पानी के छींटे शबनम के चेहरे पर डाले, जिसने मुंदी मुंदी से अपनी आंखें खोलकर ज़ुबैर को देखा था और फ़ौरन उठकर बैठ गई। तुम जिंदा हो? शबनम ने बेयकीनी से ज़ुबैर को देखते पूछा, जिसकी हालत भी शबनम से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह मैं अपनी खुशी का इजहार करूं। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। तुम सच में मेरी शबनम हो ना? ज़ुबैर ने शबनम के हाथों को अपने हाथ में लेते खुशी से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसने इस बात में सर हिलाया था। मुझे लगा बाबा साईं ने तुम्हें मरवा दिया होगा, शबनम ने भारी लहजे में कहा। मार तो उन्होंने दिया ही था, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी इसीलिए बच गया। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? ज़ुबैर ने शबनम को देखते पूछा, जिसने हैरानगी के तासुरात चेहरे पर लिए नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं, अभी नहीं, अभी हमारा एक दूसरे पर कोई हक नहीं है और मुझे अब घर चलना चाहिए। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे बारे में अपने भाई से बात करूँगी। शबनम ने अपने चेहरे से आंसुओं को साफ करते कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ प्लीज़, ज़ुबैर ने बेबसी से कहा। शबनम ने एक नज़र ज़ुबैर को देखा था, जो काफ़ी बदल चुका था। ठीक है, लेकिन ड्राइवर को कह दो वो घर चला जाए, शबनम ने कहा तो ज़ुबैर ने अपने ड्राइवर के साथ शबनम के ड्राइवर को भी भेज दिया था और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते शबनम को घर छोड़ने आया था। तुम अंदर नहीं आओगे? शबनम ने ज़ुबैर को देखते पूछा। नहीं, अब मैं अपने चचा जान के साथ ही आऊँगा तुम्हारे भाइयों से तुम्हारा रिश्ता मांगने, ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो बहुत खुश था, इतना खुश कि वो अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था।
ठीक है, अपना ख्याल रखना, शबनम ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले कहा और घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही ज़ुबैर ने भी गाड़ी मोड़ ली थी। वो जल्दी से उठ घर जाकर अपने चचा को शबनम के बारे में बताना चाहता था। परी, तुम ठीक हो? तुमने ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? शहरयार ने परेशानी से परी को देखते पूछा। भाई, आपको मालूम है ज़ुबैर जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है, परी ने खुशी से शहरयार के सामने आते हुए कहा था। क्या? लेकिन वो तो मर गया था ना? शहरयार ने नासमझी से परी को देखते हुए पूछा था। तो जो बात गाड़ी में ज़ुबैर ने उसे बताई थी, वो सारी बात परी ने शहरयार को बता दी। भाई, वो बहुत जल्द अपने चचा के साथ यहाँ आएगा, परी ने कहा तो शहरयार मुस्कुरा पड़ा। वो ज़ुबैर के यहाँ आने का मकसद जान गया था। देखो परी, वो बेशक यहाँ आ जाए, लेकिन पहले मैं उसके बारे में मालूम करवाऊंगा। अगर मुझे उसमें कोई बुराई नज़र न आई तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा, शहरयार ने संजीदगी से कहा। भाई, मुझे पूरा यकीन है ज़ुबैर आपको ज़रूर पसंद आएगा, परी ने पुरतमाद लहजे में कहा था। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, शहरयार ने कहा तो परी मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे शहरयार ने इस बारे में नाइल से बात करने का सोचा था। कौन हो तुम लोग? अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, शफीक ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे नाइल के आदमी पकड़ कर लाए थे और कुर्सी से बांधा हुआ था। तू कौन है? हमें जानने में दिलचस्पी भी नहीं है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, खोलो इसे, उनमें से एक आदमी ने अपने बाकी साथियों की तरफ इशारा करते कहा, जिन्होंने शफीक को खोल दिया था। सर ने कहा, इसे इतना मारो कि अपने कदमों पर चल ना सके, बस मरना नहीं चाहिए, उस आदमी ने अपने साथियों को देखते हुए कहा, जिन्होंने हाथ में डंडे पकड़े हुए थे। शफीक तो उनके हाथ में पकड़े डंडे देखकर डर गया था। देखो, हम डील कर लेते हैं, जिसने भी तुम्हें पैसे दिए हैं मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, शफीक ने जल्दी से कहा। हमें क्या तूने पागल समझा हुआ है? तेरे पैसे लेकर हम क्या करेंगे अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे? मारो साले को, उस आदमी ने कहा और ख़ुद कुर्सी पर बैठ गया था। इस छोटे से तहखाने में शफीक की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी थी। बस कर दो, बाकी का कल पर छोड़ दो, उस आदमी ने कहा और बाकी बारी बारी सब वहाँ से चले गए थे। शफीक ऊंधे मुँह ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में गिरा पड़ा हुआ था। नाइल ने उनको जैसा करने का कहा था उन लोगों ने वैसा ही किया था। कब तक ऐसे ही कमरे में बंद रहने का इरादा है? नाइल जो रात को घर वापस आया था, उसे मुलाजमा से पता चला कि सीरत पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही है, बाहर नहीं निकली। मुझे तलाक चाहिए आपसे, सीरत ने सपाट लहजे में कहा। नाइल के अपनी गड़ी की तरफ जाते हाथ वहीं थम गए थे। क्या कहा तुमने? नाइल ने सीरत के सर पर खड़े होते सर्द लहजे में पूछा। पल भर में उसका लहजा तब्दील हुआ था। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई हो, मुझे सबके सामने जलील किया हो, सीरत ने बिना नाइल को देखे संजीदगी से कहा, जिस पर उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। तो ठीक है, मेरे कमरे में और मेरे बेड पर तुम क्या कर रही हो? अभी कभी निकलो मेरे कमरे से, नाइल ने सीरत को बाजू से पकड़ते उसे खड़ा करते हुए कहा था। पाँव में अभी भी उसके दर्द था, लेकिन अब उसने जाहिर नहीं किया। तुम्हें मुझसे लहदकी चाहिए तो ठीक है, निकल जाओ मेरे कमरे से, नायल ने सीरत को बाजू से पकड़कर घसीटते अपने कमरे से बाहर धक्का देते हुए कहा, जिसने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया था। इस घर के सारे कमरे लॉक्ड हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ये ज़मीन पर सो जाओ, नायल ने ज़मीन की तरफ इशारा करते गुस्से से कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। सीरत को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नायल उसे कमरे से बाहर निकाल देगा। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। काश बाबा साईं, आपको भी अपनी बेटी की परवाह होती तो आज मैं इस हालात में ना होती, सीरत ने इर्द गिर्द देखते आंसू पीते कहा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो छोटे कदम बढ़ती सोफे पर आकर बैठ गई थी। अंदर नाइल का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। उसे अपने सिगरेट पकड़े और टेरेस पर चला गया ताकि खुली फिजा में अपने गुस्से को कम कर सके, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या कर रही हो यहाँ? शहरयार जो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आया था, उसने सीढ़ियों में मिरहा को बैठे देखा तो उसे देखते पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई, मिरहा ने कहा तो शहरयार उसके पास ही आकर बैठ गया था। तुम अभी भी उस चाहल को याद करती हो? शहरयार ने सर्द लहजे में पूछा। लेकिन हैरत तो मिरहा को इस बात की हुई थी कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही है। मोहब्बत करती थी उससे पहले, मिरहा मजीद कुछ कहती, शहरयार गुस्से से मिरहा की तरफ पलटा था। मोहब्बत? अभी भी तुम इस कमीने के बारे में सोचती हो जिसने तुम्हें अपने दोस्तों के सामने पेश किया? ऐसी होती है मोहब्बत? कैसी लड़की हो तुम? अभी भी उसके बारे में सोचते हो जिसने तुम्हें अपने भाइयों से दूर कर दिया? शहरयार ने धीमे लहजे में मिरहा की खौफ से फैली आंखों को देखते कहा। मिरहा तो कोई और बात करने वाली थी, लेकिन शहरयार कुछ और ही समझ बैठा था। मेरा वो मतलब नहीं था, मिरहा ने हिम्मत करते शहरयार को जवाब दिया था। तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे नहीं जानना, लेकिन आइंदा अगर तुमने उस फजूल इंसान को सोचा या उसके बारे में बात देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जाओ अपने कमरे में, शहरयार ने वहाँ से उठते हुए सर्द लहजे में कहा था। आप बहुत बुरे हैं, मिरहा ने लहजे में खफकी लिए कहा। जानता हूँ, अब जाओ अपने कमरे में, शहरयार ने कहा तो मिरहा वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। पीछे शहरयार ने गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून किया था। नीलम घर आ गई थी। नगीन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। शहरयार ने बहुत कोशिश की कि दोनों को अपने साथ ले जाए,
लेकिन दोनों नहीं मानी और शहरयार ने सीरत और शीरीन के बारे में भी दोनों को बता दिया था, इसलिए अब दोनों मुतमईन थी। शाहनवाज, तुम कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने शाहनवाज को देखते पूछा। भाई आपको बताया तो था शहर में एक ज़रूरी काम है, बस वहीं जा रहा हूँ। और एक आदमी को भी मिलना है, वो हमारा काम आसान कर सकता है, शाहनवाज ने कहा। हाँ ठीक है, और उस आदमी से ज़रूर मिल लेना, मैं उन दोनों भाइयों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिकंदर ने गुस्से से कहा। भैया फिक्र मत करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा काम ज़रूर करेगा, शाहनवाज कहते ही वहाँ से चला गया था। पीछे सिकंदर अपने कमरे की तरफ चला गया। शहर में एक आदमी था जिसके बारे में शाहनवाज ने काफ़ी सुन रखा था, जो पैसे लेकर लोगों का काम तमाम कर देता था। शाहनवाज और सिकंदर ने यही सोचा कि उसकी मदद ली जाए और नाइल के साथ तालिश को भी रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे दोनों की ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी। चाचा जान, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, जुबैर ने घर आते ही मुजम्मिल को देखते कहा, जो जुबैर को खुश देखकर हैरान हुआ था। भाई ऐसी भी क्या बात है जिससे हमारे बेटे को खुश कर दिया, और तुम वापस कब आए? मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाचा जान आज ही वापस आया, और आपको मालूम है कि शबनम जिंदा है। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शबनम जिंदा है, जुबैर ने खुशी से कहा। लेकिन मुजम्मिल को उसकी बात की खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जुबैर के लिए कुछ और सोच चुका था। अगर ऐसा कहा जाए कि उसकी शादी तय कर चुका था तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस शादी की वजह से मुजम्मिल को बहुत फ़ायदा होना था, और अब तो वो डील भी कर चुका था। उसे लगा था कि अपने कस्में वादे देकर वो जुबैर को मना लेगा, लेकिन यहाँ शबनम ने वापस आकर सब कुछ ख़राब कर दिया था। चाचा जान आप जल्द ही उसके भाइयों से रिश्ते की बात करेंगे, मैं अब उससे दूर नहीं रह सकता, जुबैर ने खुशी से कहा। इस वक्त वो मुजम्मिल के कदमों में बैठा एक छोटा बच्चा ही लग रहा था। ठीक है बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, काफ़ी लंबे सफ़र से वापस आए हो, थक गए होगे, मुजम्मिल ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते कहा। जुबैर ने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया था। नहीं जुबैर, तुम्हारी उस महबूबा की वजह से मैं अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुजम्मिल ने वाइन का ग्लास सबों से लगाते हुए परेशानी से कहा। न जाने वो क्या करने वाला था। सर हमने बहुत कोशिश की उस लड़की को तलाश करने की, लेकिन वो लड़की हमें कहीं नज़र नहीं आई। जिस गांव का आपने बताया था वहाँ पर भी हमारे आदमी देख चुके हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। अहमद के सामने खड़े आदमी ने नज़रें झुकाकर कहा, जो सिगरेट के गहरे कुछ लेता धुआं फिजा में छोड़ रहा था। इसी दुनिया में वो लड़की रहती है ना, किसी दूसरी दुनिया की नहीं है जो तुम लोगों को मिल नहीं रही। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। अगर तुम लोगों को उसे तलाश करने मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा तो तुम लोग जाओगे, लेकिन वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, अहमद ने संजीदगी से कहा। जी सर, हम दोबारा से कोशिश करते हैं, आदमी ने कहा और वहाँ से चला गया। अहमद ने अपना मोबाइल निकाला और उस दुश्मन जान की तस्वीर को देखने लगा जिसने उसे पागल बनाया हुआ था। तुम्हें मेरे पास आना होगा स्वीट हार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, अहमद ने तस्वीर पर हाथ फेरते मोहब्बत भरे लहजे में कहा था, जिसकी एक दो बार की झलक ने उसे अपना दीवाना बना दिया था। नाइल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो कमरे से बाहर आया था। घर में मुलाजिम भी थे और इस तरह सीरत का बाहर रहना ठीक नहीं था। सीरत सोफे पर अपनी आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी, या शायद सो गई थी। उसकी आंखों में दर्द था, शायद ग्लासेस ना लगाने की वजह से उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। नाइल ने उसे सोफे पर लेटे देखा तो चलता हुआ उसके पास गया और वहीं बैठकर गौर से सीरत को देखने लगा। उसने सीरत का दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर बोसा दिया था। सीरत शायद सच में सो चुकी थी। नाइल ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया था और आराम से बेड पर लिटा दिया। उसके गाल पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। उसके आंसुओं को देखकर नाइल को तकलीफ हुई थी। वो जानता था उसने सीरत के साथ बुरा किया है, लेकिन अब उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अंगूठे से सीरत के आंसुओं के निशान को सहलाया था। उसकी नसों की तपिश का यह असर था कि सीरत ने अपनी आंखें खोलकर खुद पर झुके नाइल को देखा। पहले तो उसे समझ नहीं आई, फिर डरकर एकदम उठने लगी, लेकिन नाइल ने उसके दोनों तरफ हाथ रखते घेरा बनाया था। कहाँ जा रही हो? नाइल ने गमगीन लहजे में सीरत को देखते पूछा, जिसकी गर्म सांसें सीरत को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी। उसने अपना हल्क तर किया था। आइंदा अगर तुमने तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काटने में देर नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? नाइल ने सीरत के होंठों पर नज़रें जुमाए गहरे लहजे में कहा था, जिसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया था। वो इस वक्त सच में नाइल से डर गई थी। गुड गर्ल, नाइल कहते ही पीछे होने से पहले सीरत की गर्दन पर झुका और वहाँ बोसा देते पीछे हट गया। सीरत बुद्ध बनी वहीं लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद नाइल चेंज करके आया और सीरत की दूसरी जानब लेट गया, जो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी शक्ल देखकर नाइल हंस पड़ा था। वो जानता था कि वो जाग रही है, लेकिन वो खुद रुख मोड़े लेट गया था। चाचा जान, हम कब शबनम के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं? जुबैर ने सुबह नाश्ते की टेबल पर मुजम्मिल को देखते पूछा। बहुत जल्द आज जाएंगे, लेकिन आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। तुम्हें किसी से मिलवाना है, मुजम्मिल ने चाय का सिप लेते हुए कहा था। ठीक है, लेकिन हम कब शबनम के घर जाएंगे? जुबैर की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। बेटा कहा ना बहुत जल्द जाएंगे, शादी ब्याह में थोड़ी देर तो लगती है और जल्दबाजी से काम नहीं होते, मुजम्मिल ने जुबैर को समझाने वाले अंदाज में कहा, जो खामोश हो गया था। ठीक है, मैं निकलता हूँ, 3 बजे मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, तैयार रहना, मुजम्मिल ने वहाँ से खड़े होते अपनी घड़ी पर टाइम देखते कहा और वहाँ से चला गया था। मैं खुद भी तो शबनम के भाइयों से जाकर मिल सकता हूँ, इसी बहाने शबनम से भी मुलाकात हो जाएगी।
ज़ुबैर ने दिल में सोचा। शबनम से मिलने का सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ज़ुबैर ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने कोट को पकड़े घर से निकल गया था। ये लो फ़ोन और सीरत से बात करो, उसे हवेली बुलाओ, सिकंदर ने अपने मोबाइल को नीलम के आगे करते हुए कहा। आप क्या चाहते हैं मैं उसे हवेली में बुलाऊं ताकि आप लोग उसे मार सको? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, नीलम ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने ज़ुबान चिल्लाओ, सिकंदर ने नीलम को बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते गुस्से से कहा, जिसके सर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपनी बेटी को कभी भी इस हवेली में वापस आने का नहीं कहूँगी। और जो कुछ आप लोगों ने शमीम भाभी के साथ किया, उसके बेटे अब वापस आ चुके हैं, वो आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। पहले खुद को बचाने का सोचें, नीलम ने तकलीफ लहजे में कहा था। इन दोनों को तो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी तुम्हें सीधा करना ज़रूरी है, सिकंदर ने करख्त लहजे में नीलम को देखते कहा। साईं, गाँव के कुछ लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, दरवाजे से अंदर दाखिल होती नगीन ने जल्दी से कहा था। सिकंदर ने एक नज़र नीलम पर डाली और वहाँ से चला गया था। भाभी अब ठीक है? नगीन ने जल्दी से नीलम के पास आते पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, नीलम ने कहा तो नगीन ने बेबसी से अपनी भाभी को देखा, जो शुरू से सिकंदर का जुल्म बर्दाश्त करते आ रही थी। जब भी मैं आता हूँ मुझे अहमर कहीं नज़र नहीं आता, शाहनवाज ने लहजे में खफकी लिए रुबीना को कहा, जो मुस्कुरा पड़ी थी। आपका बेटा बहुत मेहनती है, सारा दिन काम करता रहता है, रुबीना ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था। वैसे मेरा बेटा काम क्या करता है? शाहनवाज ने संजीदगी से पूछा। बताया तो था आपको उसने, रुबीना ने मुड़कर देखते कहा। हाँ बताया तो उसने था, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। खैर तुम ये बताओ कि खाना तैयार है, मुझे भूख लगी है, शाहनवाज ने कहा। जी खाना तैयार है, आप आ जाए, रुबीना कहकर वहाँ से चली गई थी। शाहनवाज रुबीना को पसंद करता था, वो उसे शहर में मिली थी। नगीन से शादी के फ़ौरन बाद शाहनवाज ने दूसरी शादी रुबीना से कर ली थी। उन दोनों का एक बेटा था। हवेली में भी उसकी दूसरी शादी का किसी को भी मालूम नहीं था। आओ शहरी, सब ठीक है? नाइल ने अपने ऑफिस में शहरियार को देखते पूछा, क्योंकि वो बहुत कम यहाँ आता था। हाँ सब खैरियत है, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया था, शहरियार ने गहरा सांस लेते नाइल को देखते कहा। तुम्हारी अम्मी ठीक है? नाइल ने उसके चेहरे पर छाई परेशानी देखते पूछा। हाँ वो ठीक है, मैंने कोशिश की कि वो दोनों मेरे साथ आ जाएं, लेकिन वो नहीं मानी, शहरियार ने कहा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाप ने यहाँ दूसरी शादी की हुई है, तुम इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी अम्मी को यहाँ ला सकते हो, नाइल ने जैसे उसे हल बताया था। जानता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मैं अम्मी को यहाँ ले आता हूँ तो वहाँ ताईजान अकेली रह जाएंगी, और मुझे उनके शौहर पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, उनके साथ कुछ भी कर सकता है, शहरियार ने सर्द लहजे में कहा था। हाँ ये तो है, खैर इस बारे में भी सोचते हैं, तुम बताओ क्या बात करनी थी? नाइल ने अपनी दोनों कोहनियाँ टेबल पर रखते हाथों को आपस में पवस किए पूछा। ज़ुबैर का तुम्हें मालूम है ना? शहरियार ने पूछा। हाँ ज़ुबैर, वही जो शबनम को पसंद करता था, और वो तो मर चुका है ना? नाइल ने नासमझी से शहरियार को देखते पूछा। वो जिंदा है, शबनम को मिला है, अब वो ज़िद लगाई बैठी है कि उसी से शादी करेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करता है क्या नहीं, वो ज़िंदा कैसे बच गया। मुझे ज़ुबैर से मसला नहीं है, लेकिन अगर वो किसी गलत काम में मुलविस हुआ तो, शहरियार ने अपना मसला बताया। देखो शहरियार, ज़ुबैर और शबनम एक दूसरे को पसंद करते थे, और अब किस्मत ने इन दोनों को दोबारा मिलाया है तो ये अच्छी बात है, और ज़ुबैर ज़िंदा है ये और भी अच्छी बात है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में सब मालूम करवाता हूँ, नाइल ने पीछे टेक लगाते हुए कहा था। मुझे भी ज़ुबैर से मसला नहीं है यार, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम भी उससे मिल लो, इसीलिए उसे यहीं पर मैंने बुलाया है, आता ही होगा, शहरियार ने अपनी घड़ी पर वक्त देखते कहा था। चलो ये तो अच्छा किया तुमने, नाइल ने कहा तो फिर दोनों इर्द गिर्द की बातें करने में बिजी हो गए थे। शहरियार और नाइल दोनों बातें कर रहे थे जब दरवाज़ा नॉक हुआ और ज़ुबैर अंदर आया। ज़ुबैर को देखकर नाइल को खुशगवार हैरत हुई थी। मिस्टर ज़ुबैर कैसे हैं आप? नाइल के खड़े होते ज़ुबैर के गले लगते पूछा। वो भी नाइल को देखकर हैरान हुआ था। नाइल हसन आप? ज़ुबैर ने भी खुशी से कहा, और शहरियार के भी गले लगा, जो नासमझी से दोनों को देख रहा था। मेरा ख्याल है आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, शहरियार ने हैरानगी से पूछा। हाँ ये ज़ुबैर है, मैं काफ़ी बार बिजनेस के मामले में इससे मिल चुका हूँ, नाइल ने मुस्कुराते हुए कहा था। ज़ुबैर ने डार्क ब्लू शर्ट साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, शर्ट को बाजू से फोल्ड किए और चेहरे पर संजीदगी लिए वो काफ़ी रोबदार लग रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप ही शबनम के भाई हैं, ज़ुबैर ने खुशी से कहा था। देख लो क्या इत्तेफाक है। और क्या लेना चाहोगे? नाइल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो मैं सिर्फ पानी लूँगा, ज़ुबैर ने कहा तो नाइल ने रिसीवर उठाकर पानी लाने का कहा और फिर ज़ुबैर की तरफ मुतवज्जे हुआ था। ज़ुबैर जहाँ तक मुझे लगता है हवेली वालों ने तो तुम्हें मरवा दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे? नाइल ने संजीदगी से पूछा। तो ज़ुबैर ने अपने चचा का बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या काम करता था। मुजम्मिल के काम का तो ज़्यादा उसे भी मालूम नहीं था। मुजम्मिल तुम्हारे चचा है? नाइल ने हैरानगी से पूछा, क्योंकि वो मुजम्मिल को जानता था कि वो क्या काम करता है। शहरियार खामोशी से दोनों को सुन रहा था। बिल्कुल वो मेरे चचा है, ज़ुबैर ने कहते ही नाइल की तरफ देखा। ज़ुबैर तुम जानते हो कि तुम्हारे चचा क्या काम करते हैं? नाइल ने उसके चेहरे के तासुरात देखते पूछा था। हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? ज़ुबैर ने हैरानगी से पूछा। बस बिज़नेस में इन सब बातों के बारे में मालूमात रखनी पड़ती हैं।
देखो ज़ुबैर, हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे चचा से। तुम भी उन्हें भी जानते नहीं हो कि वो क्या काम करते हैं। क्या तुम हमें इस बात की गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे चचा के काम की वजह से हमारी बहन को कोई मसला नहीं होगा? अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंची तो मैं सीधा आकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, क्योंकि हमें अपनी बहन बहुत अजीज़ है और उसकी खुशी हमारे लिए बहुत अहम है, और हम सब जानते हैं उसकी खुशी तुम्हारे साथ है। तो सोच समझ कर जवाब देना, बाकी हमें कोई मसला नहीं। नाइल ने शहरयार की तरफ देखते कहा, जिसने इस बात में सर हिला दिया था। देखिए, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा। आप दोनों से मैं वादा करता हूँ, खुद से ज़्यादा शबनम का ख्याल रखूँगा, ज़ुबैर ने संजीदगी से कहा था। तो फिर ठीक है, कब आ रहे हो हमारे घर? शहरयार ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब आप लोग इजाज़त दें, ज़ुबैर ने भी मुस्कुरा कर कहा। तो फिर इस संडे मिलते हैं, शहरयार ने कहा। तो ज़ुबैर ने भी आने की हामी भर दी थी। चले, मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, ज़ुबैर ने खड़े होते कहा। अरे थोड़ी देर बैठो तो सही, शहरयार ने जल्दी से कहा। नहीं भाई, जाना ज़रूरी है, वरना मेरा इरादा भी कुछ देर यहाँ बैठने का था, ज़ुबैर ने कहा। तो शहरयार मुस्कुरा पड़ा था। ठीक है, वैसे भी हम संडे को मिल तो रहे, शहरयार ने ज़ुबैर के गले लगते कहा। उसके बाद ज़ुबैर नाइल से मिलने के बाद वहाँ से चला गया था। लड़का अच्छा है, लेकिन मुझे इसके चचा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, नाइल ने जाने के बाद शहरयार को देखते कहा। इसके चचा ऐसा क्या काम करते हैं जिसके बारे में उसने ज़ुबैर को भी नहीं बताया? शहरयार ने हैरानगी से पूछा था। तो फिर नाइल उसे मुजम्मिल के बारे में बताने लगा। तुम कहाँ होती हो? सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, वापस आता हूँ तो तुम सो चुकी होती हो। इंसान थोड़ा इंतज़ार ही कर लेता है अपने शौहर का, तालिश ने शीरीन को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते खफकी से कहा था। आज ये ऑफिस नहीं गया था और सुबह से अब तक उसे शीरीन नज़र नहीं आई थी, जो ना जाने किचन में क्या कर रही थी। आपको भी थोड़ा होश होना चाहिए, सारा इंतज़ाम मैं ही करूँ, शीरीन ने संजीदगी से कहा था। तो तुम मुझसे नाराज़ हो? तालिश ने मुस्कुराहट दबाते पूछा, क्योंकि वो जान गया था कि उसके 24 घंटे ऑफिस में होने की वजह से शीरीन उससे नाराज़ है। मैं क्यों आपसे नाराज़ होने लगी? शीरीन ने इर्द गिर्द देखते कहा। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ इसलिए, और तुम्हें टाइम नहीं दे रहा इसलिए तुम मुझसे खफा हो, ठीक कहा ना? तालिश ने शीरीन के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शीरीन ने नज़रें झुकाकर कहा। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए घर भी लेट आता था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ और आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। बल्कि ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, तालिश ने जल्दी से मशवरा देते हुए कहा था। लेकिन मैंने खाना बनाया है, शीरीन ने कहा। घर में और भी लोग हैं, वो खा लेंगे, चलो तैयार हो जाओ, तालिश ने कहते चुप कर हल्का सा शीरीन के होठों को छुआ और वहाँ से चला गया था। शीरीन शौक से वहाँ खड़ी रह गई थी। बदतमीज़, शीरीन ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और खुद भी कमरे की तरफ चली गई थी। नाइल घर वापस आया तो काफ़ी थका हुआ था। आज वो जल्दी वापस आ गया था। यकीनन तुम्हारी बेगम साहिबा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली होंगी, नाइल ने मुलाजमा को देखते पीछे सोफे के साथ टेक लगाते हुए पूछा था। जी साहिब, आज तो उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, मुलाजमा ने कहा। इसका मतलब है कि उसने नाश्ता भी नहीं किया, नाइल ने सीधे होते पूछा था। जी साहिब, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुलाजमा ने कहा। तो नाइल गुस्से में अपने कमरे की तरफ गया था। दरवाज़ा लॉक्ड था। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में दाखिल हुआ था। सीरत अभी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी और अभी उसने वैसे ही दुपट्टा लिया हुआ था। नाइल चलता हुआ सीरत के पास आया, जिसके ज़ख्म अब काफ़ी बेहतर थे। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो मुझे तुम्हें बार बार कहना पड़ेगा कि खाना खा लो? नाइल ने सीरत को देखते संजीदगी से पूछा, जो नाइल की बात को इग्नोर किए वहाँ से जाने लगी थी। उसकी जब सुबह आँख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया था। वो जानती थी कि उसे यहाँ कौन लाया होगा, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो नाइल जा चुका था। मेरी बात का जवाब दिया करो, इग्नोर होना मुझे पसंद नहीं है, नाइल ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते दांत पीस कर कहा था। जब तक आप मुझे तलाक नहीं देंगे मैं ऐसी ही हरकतें करती रहूँगी, सीरत ने नाइल की आंखों में देखते टोक अंदाज में कहा था, जिसके चेहरे पर सीरत की बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें तलाक चाहिए मिसिस? नाइल ने गहरी नज़रों से सीरत के करीब आते पूछा, जो घबराकर 2 कदम नाइल से पीछे होकर खड़ी हो गई थी। हाँ, लेकिन पीछे रहकर बात करें आप, सीरत ने नीचे नाइल के कदमों को देखते हुए कहा, जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह भूखी रहोगी तो क्या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? नो बेबी, अब पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो तुमसे अब कभी अलग नहीं होऊंगा, और जो हरकतें तुम कर रही हो करते रहो, मैं भी देखता हूँ कब तक भूखी रहती हो, नाइल ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं अगर यहाँ से भाग जाऊँ तो? सीरत ने अपने घबराए हुए लहजे पर काबू पाते हुए कहा था। भाग के देख लो मिसिस, वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, इस बात का ख्याल रखना। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, नाइल ने सीरत के होंठों पर नजरें जमाए गमगीन लहजे में कहा था। आप? इससे पहले सीरत अपनी बात मुकम्मल करती नाइल ने उसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया था। मैं बहुत बुरा हूँ, जानता हूँ, नाइल कहते ही हंस पड़ा और अपने अंगूठे से उसके होंठ को सहलाकर पीछे हट गया था। उसे नाइल के पीछे होते ही अपने होंठ को तर्क किया था।
ऐसी हरकतें मेरे सामने मत किया करो, बाद में तुम भी मुझे कहोगी कि आप बहुत बुरे हैं। नायल ने बारीक आवाज़ में सीरत की नकल उतारते कहा था, जिसने गुस्से से नायल को देखा था। वैसे तुम्हें ये वाली ग्लासेस भी अच्छी लग रही हैं, नायल ने अपनी शर्ट के बटन वैसे तुम्हें ये वाली ग्लासेस भी अच्छी लग रही हैं, नायल ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। नायल सुबह ये ग्लासेस बैठ के साइड टेबल पर रखकर चला गया था। सीरत की आंखों में वैसे भी ग्लासेस लगाने की वजह से दर्द था, इसलिए उसने लगा ली। तो क्या अब मैं आपको थैंक यू बोलूं? सीरत ने तीखे लहजे में पूछा था। नायल जो वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने जा रहा था, सीरत की बात सुनकर वहीं रुक गया और अपने कदम उससे सीरत की तरफ बढ़ाए। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से शुक्रिया वसूल कर लूँगा, नायल ने सीरत के दाएं और बाएं जानब हाथ रखते उस पर झुकते हुए बारी लहजे में कहा। सीरत अब खुद को कोस रही थी, क्यों उसने नायल को रोका। नायल थोड़ा सा नीचे झुका तो सीरत ने घबराकर आंखें बंद कर ली। उसने सीरत की ग्लासेस उतारी और उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी बुस्सा दिया। सीरत दांत पीसे बुत बनी खड़ी थी। नायल ने सीरत की बंद आंखों को देखा और मुस्कुराकर ग्लासेस को साइड टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब सीरत ने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी आंखों को छुआ, जहाँ पर अभी भी नायल का लफ्ज़ मौजूद था। सीरत ने गहरा सांस लिया और कमरे से बाहर चली गई। वो नायल के बाहर आने से पहले कमरे से निकलना चाहती थी। तारिश, अगर सारी शॉपिंग आप नहीं करनी है तो मुझे साथ क्यों लेकर आई हैं? शीरी ने ताए हुए लहजे में पूछा था। क्योंकि शीरी सिर्फ तारिश के साथ चल रही थी, बाकी वो सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से कर रहा था। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरी पसंद की हुई चीज़ें लो और पहनो, तारिश ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो फिर आप मुझे साथ क्यों लाए हैं? शीरी ने मासूमियत से पूछा। तुम थक गई हो? तारिश ने इर्द गिर्द देखते पूछा, जिससे इस बात में सर हिला दिया था। तुम ऐसा करो, वहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो सामने से पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तारिश ने कहा। तो शीरी वहाँ जाकर बैठ गई थी। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी जब उसे सामने से इब्तिसाम आता हुआ नजर आया। शीरी उसे देखकर एकदम घबरा कर खड़ी हो गई थी। सामने ही तालिश उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। इब्तिसाम चलता हुआ शीरी के पास आया। तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी ना, और तुम इस घटिया इंसान के साथ शॉपिंग कर रही हो? इब्तिसाम ने गुस्से से शीरी का हाथ पकड़ते हुए कहा था, जिसने गुस्से से इब्तिसाम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। इस वक्त वो अपने शौहर के साथ यहाँ मौजूद थी तो इब्तिसाम से कैसे डर जाती। इब्तिसाम ने बेयकीनी से शीरी को देखा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, इब्तिसाम कहते ही शीरी की तरफ बढ़ने लगा कि किसी ने उसे पीछे कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके जबड़े पर जोर से मुक्का दे मारा था। तालिश इब्तिसाम को शीरी का हाथ पकड़ते देख चुका था। इब्तिसाम ने तालिश को देखा तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे थे। शीरी तो डरकर एक कदम पीछे हो गई थी। वहाँ के लोगों ने आकर इन लोगों को अलग किया था। अगर आज के बाद तो मेरी बीवी के आसपास नजर आए तो तेरी जान ले लूँगा, तालिश ने धाड़ते हुए इब्तिसाम को देखकर कहा। उसका होंठ फट गया था और वहाँ से खून निकल रहा था। इब्तिसाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब तो मैं आऊँगा, देख तो अब मैं क्या करता हूँ, इब्तिसाम ने गुस्से से तालिश को धमकी देते कहा और खुद को छुड़वा कर वहाँ से चला गया था। तालिश ने शीरी का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले गया। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। शीरी बात करना चाहती थी, लेकिन तालिश का संजीदा चेहरा देखकर चुप कर जाती। शीरी, तुमने कुछ कहना है? तालिश ने आखिरकार खुद ही पूछ लिया था। वो आपके होंठ से खून निकल रहा है, शीरी ने घबराते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर तालिश ने एकदम गाड़ी रोकी थी। ये जगह थोड़ी सुनसान थी। उसकी गाड़ी रोकने की वजह से शीरी को अब लगा उसकी खैर नहीं। तालिश पहले खुद बाहर निकला, फिर उससे शीरी को बाहर निकलने का कहा था। शीरी बाहर आई तो तालिश ने उसे कमर से पकड़कर गाड़ी के बोनट पर बिठाया, जिसे नासमझी से तालिश को देखा था। तालिश गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। खून निकल रहा ना, साफ कर दो, तालिश ने संजीदगी से कहा था। मैं? शीरी ने अपनी तरफ इशारा करते पूछा। यहाँ कोई और है? तालिश ने शीरी की आंखों में देखते हुए पूछा था। नहीं, शीरी ने कहा और तालिश के जख्म को कांपते हाथों से साफ करने लगी। तालिश की नज़रें शीरी के चेहरे पर जमी थी, जो उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। हो गया, शीरी ने कहा तो तालिश अभी भी वैसे ही खड़ा रहा और हाथ बढ़ाकर उसने दुपट्टे से बाहर आते बालों को शीरी के कान के पीछे किया। मैं अब मुतमिन हूँ कि तुम अपनी हिफाजत अब खुद भी कर सकती हो, तालिश ने धीमे लहजे में कहा। उसका इशारा इब्तिसाम को थप्पड़ मारने की तरफ था। आप कहाँ जा रहे हैं? शीरी ने हैरानगी से पूछा, जिस पर तालिश मुस्कुरा पड़ा था। जाना? मैंने कहाँ जाना है तुम्हें छोड़कर? मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बगैर, लेकिन लड़की को इतना बहादुर होना चाहिए कि वो खुद की हिफाजत कर सके। और जैसे तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, बहुत ज़ोर से लगा था, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम में इतनी ताकत भी है, तालिश ने संजीदगी से कहा, जबकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। उसके लिए सॉरी, शीरी ने शर्मिंदगी से कहा। तालिश उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़ा था। उसने शीरी की हाथ की पुश्त पर होंठ रखे और फिर इसको नीचे उतारा था। अब मेरा मूड ठीक है तो तुम बताओ, हम खाना खाने कहाँ चलें? तालिश ने खुशगवार लहजे में पूछा। शीरी ने हैरानगी से उसे देखा। उसे लगा तालिश आगे से कोई जवाब देगा, जो भी थोड़ी देर पहले गुस्से में था, लेकिन अब उसे देखकर ऐसे लग रहा था उसे गुस्सा कभी आया ही ना हो। जहाँ आपको बेहतर लगे, शीरी ने कहा तो तालिश मुस्कुरा पड़ा था। ठीक है, तालिश ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खुला, जो अंदर बैठ गई थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि अचानक तालिश को हो क्या गया, और तालिश उसकी सोच पढ़कर मुस्कुरा पड़ा था।
ज़ुबैर बेटा, मैं तुम्हें अपने पार्टनर सलमान से मिलवाने ले जा रहा हूँ और वहाँ पर सबके साथ अच्छे से पेश आना। मुजम्मिल ने अपने साथ बैठे ज़ुबैर को देखते बहुत ज़ोर देते हुए कहा था, जिसने इस बात में सर हिला दिया था। मुजम्मिल ज़ुबैर को लिए एक क्लब में गया था। ज़ुबैर कभी क्लब में नहीं आया था, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता था। चाचा जान, हम लोग किसी अच्छी जगह पर भी मिल सकते थे। ज़ुबैर ने क्लब का माहौल देखते संजीदगी से कहा। इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती, मुजम्मिल ने कहा और उसे सामने सलमान नजर आ गया। वो रहा सुलेमान, मुजम्मिल कहते ही ज़ुबैर का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले गया। ज़ुबैर बड़ी मुश्किल से सुलेमान से मिला था क्योंकि वो शराब पी रहा था और उसी की स्मेल उससे आ रही थी। महक कहाँ है? मुजम्मिल ने सुलेमान को देखते पूछा। वो रही, सुलेमान ने सामने से आती महक को देखते कहा, जिसने ब्लैक कलर की चुस्त पैंट और छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी बल खाती कमर साफ नजर आ रही थी। ज़ुबैर ने एक नज़र देखते ही अपनी नज़रें दूसरी जानब कर ली थी। इससे पहले महक आकर ज़ुबैर के गले लगती, उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। महक ने गुस्से से मुजम्मिल को देखा था। सुलेमान, मुझे लगता है हमें बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए, हमारी बातों में तो दोनों बोर हो जाएंगे, मुजम्मिल ने कहा तो सुलेमान भी हंसकर वहाँ से चला गया था। जाने से पहले मुजम्मिल ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को महक के हवाले किया था। अगर तुमने इसे ज़ुबैर को पिला दिया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, मुजम्मिल ने महक की तरफ झुक कर कहा और वहाँ से चला गया। ज़ुबैर रुख मोड़े खड़ा था या अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ के माहौल से उसे वहशत हो रही थी। महक ने ड्रिंक को देखा और अपने कदम ज़ुबैर की तरफ बढ़ाए थे। शीरीन और तालिश ने उस ड्रामे के बाद अच्छे से डिनर किया था और फिर दोनों घर वापस आ गए। तालिश चेंज करके बाहर गार्डन में आकर बैठ गया था। उसी वक्त शहरियार और नाइल भी वहाँ आए थे। नाइल बस घर के लिए निकल रहा था। तुम्हें क्या हुआ? किससे झगड़ कर आ रहे हो? नाइल ने उसके सामने बैठते हुए पूछा था। तुम्हारे साले से, जिसे सुकून नहीं है, तालिश ने गुस्से से मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था। इब्तिसाम की बात कर रहे हो? शहरियार ने हैरानगी से पूछा। जी बिल्कुल, एक साला साहिबाब है और दूसरा वो कमीना, तालिश ने कहा। फिर से उसकी नज़रों के सामने वही मंजर आ गया था जिसमें इब्तिसाम ने शीरी का हाथ पकड़ा था। कितनी शर्म की बात है तालिश, मेरे भाई होते हुए तुम मुझसे मार खा कर आ गए, नाइल ने मुस्कुराहट दबाते अफसोस से अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा। शहरियार हंस पड़ा था। तुम लोग क्या चाहते थे? मैं वहीं उसे जान से मार देता, तालिश ने दांत पीसते हुए कहा था। तुम लोग क्या चाहते थे कि मैं वहीं उसे जान से मार देता? तालिश ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं नहीं यार, हमें पूरी उम्मीद है, तूने भी उसकी अच्छी धुलाई की होगी, शहरियार ने तालिश के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम दोनों एक नंबर के कमीने इंसान हो, तालिश ने वहाँ से उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि वो जानता था जब ये दोनों इकट्ठे होते तो तालिश बेचारा अकेला इनसे बातों में जीत नहीं सकता था, इसीलिए वहाँ से चला गया। पीछे नाइल और शहरियार दोनों हंस पड़े थे। मैं भी निकलता हूँ, बीवी तो इंतज़ार कर नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है, नाइल ने चाबियाँ पकड़ते शहरियार को देखते कहा और वहाँ से चला गया था। शहरियार वहीं बैठा नाइल की बात पर मुस्कुरा पड़ा था। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था जब मिरहा वहाँ आई। मिरहा ने शहरियार को देखा तो वहाँ से उल्टे कदम लेते वापस जाने लगी, लेकिन शहरियार उसे देख चुका था। कहाँ जा रही हो? शहरियार ने भारी लहजे में पूछा। मैं वो अंदर जा रही हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मिरहा ने जल्दी से कहा। यहाँ कर बैठो, शहरियार ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा था। नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ, मिरहा कहकर जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन शहरियार ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी की जानब हल्का सा धक्का दिया जो वहाँ बैठ गई थी। शहरियार ने उसके दाएं और बाएं जानब हाथ रखे और थोड़ा उसकी तरफ झुका, जिसकी खौफ के मारे आंखें फैल गई थीं। मुझसे छुप क्यों रही हो? शहरियार ने संजीदगी से पूछा। मिरहा ने अपना हल्क तर किया था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं तो मैं क्यों ऐसा करूँगी? मिरहा ने शहरियार की तरफ देखते कहा। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता मिरहा? शहरियार की नज़रें उसकी आंखों से होते हुए होंठों पर आकर ठहर गई थी। मिरहा ने उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करते उसके सीने पर हाथ रखे वहाँ से उठना चाहा, लेकिन शहरियार एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। शहरियार, मुझे अंदर जाने दें, मिरहा ने इस अंदाज में कहा जैसे अभी रो पड़ेगी। शहरियार भी होश में आते पीछे हुआ। मिरहा एक सेकंड से पहले वहाँ से अंदर की तरफ भागी थी। क्या बनेगा तुम्हारा मिरहा मैडम? शहरियार ने ठंडिया बरते कहा और खुद भी अंदर चला गया था। हैंडसम, तुम तो एक नज़र भी मुझे नहीं देख रहे। चलो बात ना सही, अपनी चचा की खातिर तुम मेरे साथ ड्रिंक तो पी ही सकते हो ना? महक ने ज़ुबैर के कंधे पर हाथ रखते उसके करीब आते कहा। वो ज़ुबैर के इतने करीब आ गई थी कि उसे ज़ुबैर के परफ्यूम की खुशबू तक आ रही थी। महक जब ज़ुबैर के करीब आई तो किसी ने इन दोनों की तस्वीरें ले ली थी। ज़ुबैर ये बात नोट नहीं कर पाया था। मिस, अपनी हद में रहें, मुझे वो लड़कियां जहर लगती हैं जो फजूल में गैर मर्दों के साथ आकर चिपकती हैं। ज़ुबैर ने गुस्से से महक का हाथ पीछे झटकते हुए कहा और बिना मुजम्मिल को बताए वहाँ से चला गया था। महक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे ज़ुबैर पसंद आया था। वो बाकी मर्दों की तरह नहीं था जो अब तक महक को मिले थे। ज़ुबैर इन सबसे अलग था। पूरा ना से थोड़ा बहुत तो मेरा काम हो गया। महक का इशारा तस्वीरों की तरफ था। ये कहते ही वो मुजम्मिल और अपने बाप के पास चली गई ताकि ज़ुबैर के जाने का बता सके। तुम्हारे डैड आए हुए हैं, रुबीना ने हमर को देखते कहा जो अभी थोड़ी देर पहले घर वापस आया था।
जी मैं उससे मिल चुका हूँ, वो किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं। आप मेरे लिए खाना लगाते, मुझे भूख लगी है। अहमद कहते ही अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया था। रुबीना किचन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद अहमद बाहर आया तो उसकी माँ खाना लगा चुकी थी। अहमद मैं सोच रही हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूँ। तुम्हारे डैड तो चले जाते हैं और तुम भी घर से बाहर रहती हो। मैं यहाँ घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, रुबीना ने अहमद को देखते हुए कहा था, जो हंस पड़ा था। मामा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए लड़की ढूंढ चुका हूँ, अहमद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। क्या मतलब, तुम सच कह रहे हो? रुबीना ने खुशी से पूछा था। बिल्कुल मेरी प्यारी माँ, बस कुछ दिनों तक मैं उसे आपसे मिलवा दूंगा, अहमद ने कहा तो रुबीना का चेहरा खिल उठा था। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा, रुबीना ने कहा तो अहमद ने अपनी माँ का चेहरा देखकर नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुरा पड़ा था। वो जानता था उसकी माँ पिछले 2 सालों से उसके पीछे पड़ी है कि शादी कर लो, लेकिन वो हमेशा बात को टाल देता था और अब उसने खुद शादी की हामी भरी थी। रुबीना का खुश होना तो बनता था। मुजम्मिल गुस्से में घर वापस आया था। उसे जब महक ने बताया कि ज़ुबैर यहाँ से चला गया है तो मुजम्मिल को अपना प्लान नाकाम होता नजर आया था, इसलिए गुस्से से घर आया, लेकिन घर में ज़ुबैर नहीं था। सर आपसे मिलने कोई आया है, मुलाजिम ने आकर मुजम्मिल को इत्तला देते हुए कहा था। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ, मुजम्मिल ने कहा और ख़ुद को पुरसुकून की अपने कमरे से बाहर निकला। शाहनवाज अंदर बैठा मुजम्मिल का इंतज़ार कर रहा था। मुजम्मिल के अंदर आते ही वो खड़ा हो गया। उसे किसी ने मुजम्मिल के बारे में बताया था कि वो हर तरह का काम पैसा लेकर कर देता है, इसलिए शाहनवाज यहाँ मौजूद था। मुजम्मिल ने सिकंदर और शाहनवाज को देखा नहीं था, वरना उसे पता चल जाता कि किसी शख्स ने ज़ुबैन को जान से मारने की कोशिश की है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मेरा तुम्हें किसने बताया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मुझे जानता है, इसलिए काम की बात करते हैं, मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा था। शाहनवाज ने नाइल और तालिश की तस्वीर को टेबल पर रखा। मुझे इन दोनों की मौत चाहिए, जितने पैसे तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, शाहनवाज ने कहा तो मुजम्मिल ने तस्वीरें उठाकर देखी थी। ये मुजम्मिल ने नाइल की तस्वीर देखते हैरानगी से कहा, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में उसका काफ़ी बड़ा नाम था। तुम इसे जानते हो? शाहनवाज ने मुजम्मिल के चेहरे के तासुरात देखते पूछा। इसे यहाँ कौन नहीं जानता, जाना माना बिजनेसमैन है ये। जो इसके खिलाफ जाता है उसे पता नहीं ये कहाँ बेच देता है, पता नहीं चलता, मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा था। और तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है, मुजम्मिल ने पूछा। वो हमारा ज़ाती मामला है, तुम मुझे ये बताओ तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, शाहनवाज ने थोड़ा सर्द लहजे में पूछा था। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुजम्मिल ने वहाँ से उठते हुए कहा। और हाँ, पैसे मेरी मर्ज़ी के होंगे, मुजम्मिल ने जाने से पहले कहा और वहाँ से चला गया था। शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुजम्मिल के घर से निकलने के बाद शाहनवाज मार्केट आया था। उसने रुबीना के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जब उसकी नज़र शहरयार और तालिश पर पड़ी। शहरयार ज़बरदस्ती तालिश को अपने साथ लेकर आया था। उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन शहरयार उसे मार्केट ले आया। नाइल की सालगिरह थी और शहरयार ने उसके लिए गिफ्ट लेना था। शहरयार, तुम्हारी वजह से मैं अपनी इतनी अहम मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, तालिश ने शहरयार को देखते दांत पीसते हुए कहा था। तुम्हारे भाई की सालगिरह इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, शहरयार ने मुस्कुराकर कहा। जिसकी सालगिरह है ना उसके लिए काम ज़्यादा अहम है, तालिश ने घूरते हुए कहा। भाई इतनी भी कोई अहम नहीं थी, कहीं तुम उस लड़की की वजह से तो नहीं कह रहे जो इस मीटिंग में थी? बस अब मैंने शीरीन को बता देना है कि तुम्हारे शौहर ने खूबसूरत सी सेक्रेटरी हायर की है, बस फिर वो तुम्हें संभाल लेगी, शहरयार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। ओ भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आजकल तो वैसे भी उसके हाथ बहुत चल रहे हैं, मुझे कमरे से बाहर निकालने में एक सेकंड नहीं लगाएगी, तालिश ने अपने कंधे पर रखे शहरयार के हाथ को पीछे करते हुए कहा था। इससे पहले शहरयार मजीद कुछ कहता, उसकी नज़र सामने खड़े शाहनवाज पर पड़ी थी। शहरयार को खामोश देखकर तालिश ने भी सामने देखा था। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, शाहनवाज ने शहरयार को देखते पूछा था। आप ये सवाल पूछने का हक खो चुके हैं साईं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा भाई और दोस्त दोनों हैं, शहरयार ने पुख्ता लहजे में कहा था। तालिश ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शहरयार को देखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चाहे अपनी दूसरी बीवी बच्चों के पास, शहर में आप इसीलिए तो आते हैं, शहरयार ने कहा तो शाहनवाज ने हैरानगी से उसे देखा था। चलो तालिश, शहरयार अपने बाप के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर वहाँ से चला गया था। सुसर जी, आपको क्या लगता है आपका बेटा नहीं जानता कि आप क्या क्या करते फिर रहे हैं? उसे सब मालूम है, तालिश ने तीखे लहजे में कहा और ख़ुद भी वहाँ से चला गया था। शाहनवाज अभी भी वैसे ही वहाँ खड़ा था। उसे तो यही मालूम था कि उसकी दूसरी शादी का किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो गलत था, शहरयार सब जानता था। अब कहाँ जा रहे हो, तालिश ने गाड़ी में बैठते शहरयार से पूछा। घर, सारा मूड ख़राब हो गया, शहरयार मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था। ओ भाई, मैं आज का दिन तो अपना ज़ाया नहीं होने दूंगा, हम किसी और जगह पर चलते हैं, वहाँ से गिफ्ट ले लेंगे, और आज का सारा दिन मैं अपने भाई के साथ गुजारूंगा, तालिश ने आखिरी बात शहरयार को देखते मुस्कुराहट दबाते हुए कही थी, जो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। वो जानता था कि तालिश उसे किसी और मार्केट में लेकर जाना चाहता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। ठीक है, शहरयार ने कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ज़ुबैर ने नाइल से परी का नंबर लिया था। इस वक्त वो जितने गुस्से में था उसका दिल कर रहा था उस लड़की का सर फाड़ दे। उसने परी का नंबर डायल किया, लेकिन बेल जाती रही, परी ने कॉल नहीं उठाई थी। उसने जब मैसेज छोड़ा कि मैं ज़ुबैर हूँ तो परी ने कॉल अटेंड की थी।
अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर की भारी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए परी का दिल ज़ोर से धड़का था। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? परी ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारे भाई से, ज़ुबैर ने अपने लहजे में शोखी लिए कहा। भाई ने आपको नंबर दे दिया? परी ने मुस्कुराकर पूछा था। बिल्कुल, मैं तुम्हारे भाइयों से मिल चुका हूँ और उनको मैं काफ़ी पसंद भी आया हूँ। बस अब मैं अपने चचा के साथ तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें अपने नाम लिख लूँगा, ज़ुबैर ने गहरे लहजे में कहा था। जिस पर परी ने अपने होंठों के कोने को दांतों तले दबाया था। होंठों को दांतों से आज़ाद करो, ज़ुबैर ने कहा तो परी ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा था। आप यहीं कहीं हो क्या? परी ने बेयकीनी से पूछा था। हाँ, महसूस करो, पता चल जाएगा तुम्हें, ज़ुबैर ने गमगीन लहजे में कहा। मैं बाद में बात करती हूँ, परी ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़ुबैर ने अपने मोबाइल को देखा और मुस्कुरा पड़ा। उसका गुस्सा अब कहीं गायब हो गया था। उसने गाड़ी को घर की तरफ घुमाया और वहाँ से चला गया था। ज़ुबैर घर आया तो सामने उसे मुजम्मिल बैठा हुआ नजर आया था। ज़ुबैर, मुझे तुम बताना पसंद करोगे कि मुझे बिना बताए तुम क्लब से कहाँ चले गए? जानते हो मुझे सुलेमान के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई, मुजम्मिल ने गुस्से से ज़ुबैर को देखते हुए कहा। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे आपके काम में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपने पार्टनर्स को मुझसे मत मिलाया करें। और अगर वो लड़की दोबारा मेरे सामने आई तो मैं उसकी जान ले लूँगा, ज़ुबैर ने भी सर्द लहजे में कहा था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो ज़ुबैर, मैंने सुलेमान से वादा किया है कि उसकी बेटी तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी ऐसा वैसा फजूल करो, मुजम्मिल ने कहा तो ज़ुबैर ने बेयकीनी से अपने चचा को देखा था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शबनम को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, फिर भी आपने उस लड़की के साथ मेरी शादी का वादा कर दिया। अगर मुझे शबनम ना भी मिली होती तो भी उस जैसी लड़की के साथ मैं कभी शादी ना करता, ज़ुबैर ने गुस्से से अपने चचा को देखते हुए कहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका चचा सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा कर सकता है। तुम महक को बुरा भला कह रहे हो तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारी शबनम अभी तक पाक साफ होगी? वो लड़की जिंदा कैसे बच गई? किन लोगों के पास रही? इससे पहले मुजम्मिल मजीद कुछ कहता, ज़ुबैर ने वही हाथ का इशारा करते मुजम्मिल को रोक दिया था। बस चचा जान, बहुत हो गया। अब मजीद मैं शबनम के बारे में कुछ भी फजूल नहीं सुनूंगा और मैं इस बात का हक आपको भी नहीं देता कि आप मेरी शबनम के किरदार पर उंगली उठाएं, ज़ुबैर ने धारते हुए कहा था। ज़ुबैर, मत भूलो कि आज तुम जिस मुकाम पर हो सिर्फ मेरी वजह से हो, मुजम्मिल ने भी गुस्से से कहा था। जानता हूँ चचा जान, लेकिन आपके बिजनेस को मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और अब जो मैंने अपना ऑफिस बनाया उसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल है। आपसे लिया गया एक एक रुपया मैं आपको वापस कर चुका हूँ, तो अब मेरे ऑफिस से, मेरे बिजनेस से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, ज़ुबैर ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाई सर्द लहजे में कहा था और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। नहीं ज़ुबैर, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मुजम्मिल ने टेबल पर ठोकर मारते गुस्से से कहा था। मुझे बाहर जाना है, वो सामने पार्क है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, सीरत ने मुलाजमा को देखते हुए कहा था। मैडम, सर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, आप कॉल करके सर से इजाज़त ले लें, मुलाजमा ने नजरें झुकाकर कहा था। अब मुझे बाहर जाने के लिए भी उस खड़ूस की इजाज़त लेनी पड़ेगी, सीरत ने दिल में सोचा। मेरे पास मोबाइल नहीं है, सीरत ने कहा तो मुलाजमा ने टेलीफोन की तरफ इशारा किया और उसे नंबर डायल करके दिया था। नाइल लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। घर का नंबर देखकर नाइल ने जल्दी से कॉल अटेंड की। हेलो सकीना, घर में सब ठीक है? सीरत ठीक है? नाइल ने जल्दी से पूछा क्योंकि घर से सिर्फ मुलाजमा की कॉल ही आ सकती थी। नाइल की आवाज़ सुनकर सीरत की जमा की हुई हिम्मत जवाब दे गई। अब वो उससे कैसे पूछती कि वो बाहर जाना चाहती है। थोड़ी देर खामोशी के बाद नाइल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जाना, आज कैसे इस नाचीज़ को याद कर लिया? नाइल ने पीछे कुर्सी से टेक लगाते पूछा। वो जान गया था कि दूसरी तरफ कॉल पर कौन मौजूद है। सीरत को हैरत हुई थी कि उसे कैसे पता चला कि सीरत ने उसको फ़ोन किया। वो, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, सीरत ने अपना हल्क तर्क करते हुए कहा था। इजाज़त? कैसे इजाज़त? नाइल को हैरानगी हुई थी। उसे खुशगवार हैरत हुई थी कि सीरत उससे इजाज़त मांग रही है। वो, मैं घर में बैठी बोर हो रही थी, क्या मैं घर के सामने वाले पार्क में थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ? सीरत ने घबराते हुए पूछा कि कहीं मना ही ना कर दे। नाइल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है चली जाओ, अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आना और मुलाजमा को साथ लेकर जाना। नाइल ने एक ही सांस में से सब कह दिया था। जी, सीरत ने बस इतना कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। नाइल ने कान से पीछे करके मोबाइल को देखा और मुस्कुरा पड़ा था। सीरत मुलाजमा को अपने साथ लिए पार्क में चली गई थी। बच्चे खेल रहे थे, बाहर आकर सीरत को सुकून महसूस हुआ था। मुलाजमा दूर खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी अम्मी की कॉल आई थी। एक्सक्यूज़ मी, किसी की भारी आवाज़ ने सीरत को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। सीरत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अहमर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अहमर अक्सर इस पार्क में आता था, लेकिन उसकी नज़र अचानक सीरत पर पड़ी। पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि सीरत उसकी आंखों के सामने है और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए चलता हुआ सीरत के पास आया और उसे मुखातिब किया। सीरत ने नासमझी से अहमर की तरफ देखा जो ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने, ग्लासेस लगाए सीरत के सामने खड़ा था। क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड है। अहमर को जब कुछ समझ नहीं आया तो यही बहाना बना दिया था।
मैं आपकी मदद ज़रूर करती, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, सीरत ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा था। ओह चलें, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, अहमद ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चला गया। सीरत फिर से बच्चों की तरफ देखने लगी थी। उसे दूर से कुछ फूल नजर आए जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। सीरत इन फूलों की तरफ गई और हर रंग के एक एक फूल को तोड़ने लगी थी। अहमद वहाँ से गया नहीं था, बल्कि उसे अपना मोबाइल निकाल कर उससे बहुत सी सीरत की तस्वीरें ली थी। तो आखिरकार तो मुझे मिल ही गई स्वीटी, अहमद ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा और वहाँ खड़ा सीरत को देखने लगा। जब तक सीरत वहाँ रही थी, अहमद खड़ा उसे देखता रहा था। पास्ट सिकंदर के वालिद गुलजार ने एक बच्चे को गोद लिया था। उनकी अपनी अभी औलाद नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को गोद लिया तो अल्लाह ने उनकी भी सुन ली थी और गुलजार की बीवी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सिकंदर रखा था। लेकिन उनका बड़ा बेटा यावर था, चूँकि यावर के माँ बाप जो एक हादसे में गुजर चुके थे और गुलजार यावर के बाप का अच्छा दोस्त भी था, इसलिए दोनों की वफ़ात के बाद यावर के आगे पीछे कोई ना होने की वजह से गुलजार ने उसे गोद ले लिया था। लेकिन गुलजार ने यावर के साथ उसके बाप का नाम खानज़ादा ही लगाया था। सिकंदर के बाद गुलजार को अल्लाह ने एक और बेटे से नवाजा जिसका नाम शाहनवाज रखा गया और शाहनवाज के बाद बेटी की पैदाइश पर गुलजार की बीवी खाल के हकीकी से जा मिली थी। गुलजार ने अपने चारों बच्चों को खुद पाला था। यावर जब बड़ा हुआ तो गुलजार ने उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखी कि वो अपनी बेटी को इसी हवेली में रखना चाहता है। यावर गुलजार की बात समझ गया था और उसे भी शमीम से शादी करने में कोई मसला नहीं था, बल्कि वो उसकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। यावर और शमीम की शादी के साथ ही सिकंदर और नीलम की शादी भी हो गई थी। यावर शमीम के साथ बहुत खुश था। शमीम बहुत अच्छी लड़की थी। कुछ माह बाद शाहनवाज की शादी भी नगीन से कर दी गई थी। गुलजार बीमार रहने लगा था, इसीलिए गांव के काम वगैरह भी नहीं देख पा रहा था और ये जिम्मेदारी गुलजार ने यावर को दी। लेकिन सिकंदर और शाहनवाज को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई थी, लेकिन खामोश रहे। दिन गुजरते गए। अल्लाह ने शमीम और यावर को एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था और नीलम के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम सिकंदर ने इब्तसाम रखा था। शहरयार और तालिश की पैदाइश में एक दिन का फ़र्क था। शाहनवाज बहुत खुश था। दिन गुजरते गए और गुलजार ने यावर को अपनी जगह देने का सोचा, क्योंकि वो जानता था कि यावर सिकंदर और शाहनवाज से ज़्यादा समझदार है। यावर और शमीम ने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली थी। गांव वाले दोनों मियाँ बीवी से बहुत खुश थे। दोनों गांव की मदद करते थे। लेकिन सिकंदर का जबर जवाब दे गया था। जो मुकाम यावर को मिला था उस पर सिकंदर का हक था। उसने कुछ ना कुछ करने का सोचा था और अपने साथ शाहनवाज को भी मिला लिया था। अगर यावर जिंदा रहता तो जायदाद में से भी उसे हिस्सा देना पड़ना था। तालिश के बाद शमीम के यहाँ एक प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई जिसका नाम गुलजार ने मिरहा रखा और उसी वक्त कह दिया था कि वो मेरे इब्तसाम की बहू बनेगी। इब्तसाम से छोटी सीरत थी और शहरयार के बाद शबनम और आखिर में शीरीन पैदा हुई थी। सिकंदर और शाहनवाज सोचते रहे कि किस तरह यावर को रास्ते से हटाया जाए। उनके काफ़ी मंसूबे नाकाम भी हुए थे। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। गुलजार अब बिल्कुल ही पैर से लगकर रह गया था। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहता है कि मिरहा का और इब्तसाम का निकाह उसकी आंखों के सामने हो जाए। यावर सोच में पड़ गया था, क्योंकि मिरहा अभी काफ़ी छोटी थी और गुलजार की बात की वो नफ़ी भी नहीं कर सकता था। इब्तसाम की उम्र 20 साल की थी। काफ़ी सोचने के बाद यावर और सिकंदर ने अपने बाप की खातिर दोनों का निकाह कर दिया था। इब्तसाम को मिरहा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बाप के कहने पर निकाह कर लिया। निकाह के एक हफ्ते बाद ही गुलजार का इंतकाल हो गया था। हवेली वाले काफ़ी दुखी थे। फिर गुलजार के गुजरने के बाद सिकंदर और शाहनवाज ने यावर और शमीम को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि अपने बाप के होते हुए भी वो बहुत बार ऐसा कर चुके थे, लेकिन उस वक्त कामयाब नहीं हुए थे। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नाइल ने कमरे में आते सीरत को देखते पूछा। आज उसका लहजा थका सा सीरत को लगा था। वैसे तो नाइल आते ही फ्रेश होने चला जाता था, लेकिन अब आकर सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठ गया था। सीरत ने एक नज़र नाइल की तरफ देखा। सामने बैठा इंसान उसका शौहर था, जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था। जैसा हम सफ़र एक लड़की चाहती है, नाइल वैसा ही था। लेकिन जो कुछ उसने सीरत के साथ किया, वो सब बातें सीरत को नाइल से दूर कर रही थी। सीरत चलती हुई नाइल के पास आई और कुछ फासले पर उसके पास बैठ गई थी। नाइल महसूस कर चुका था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थी। नाइल, सीरत ने हिम्मत करते नरम लहजे में नाइल को पुकारा, जिसने झट से आंखें खोलकर अपने साथ बैठी सीरत को देखा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। न जाने आज उसे क्या हुआ था। प्लीज़ सीरत, तलाक के अलावा कोई भी बात कर लेना, लेकिन ये बात मत करना। मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता, ना ही तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ देने के बाद मैं भी सुकून में नहीं रहता। इसलिए प्लीज़ कोई और बात करना, नाइल इल्तिजा करते सीरत को देखते हुए कहा था, क्योंकि उसे यही लगा था कि सीरत तलाक की बात करने के लिए आई है। सीरत खामोशी से उसे सुन रही थी। अब ठीक है? सीरत ने संजीदगी से पूछा। नाइल ने हैरानगी से उसे देखा था, क्योंकि वो इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि सीरत उससे ये सवाल करेगी। तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से? नाइल ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। सीरत खामोश रही थी। आज के दिन मेरे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे, नाइल ने गहरा सांस लेते खुद ही बताया था। सीरत ने नज़रें झुका ली थी। अब उसे नाइल की हालत की समझ आ गई थी। जानते हो सीरत, मेरे मॉम डैड की जान किसने ली थी? नाइल का लहजा पल भर में सर्द हुआ था। सीरत ने नज़रें उठाकर नाइल की तरफ देखा था।
खैर छोड़ो, नाइल कहते ही वहाँ से उठकर जाने लगा था। सीरत जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, नाइल के उठने पर खुद भी वहाँ से उठ गई और उसे जल्दी से नाइल का हाथ पकड़ा, जो आज उसे शौक पर शौक कर रही थी। कौन था वो? आपके मॉम डैड की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई थी ना? सीरत ने संजीदगी से पूछा। नाइल ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर उसे बाजू से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाया, जिसने जोर से पीछे दीवार से लगने की वजह से तकलीफ से आंखें बंद की थी। तुम इतनी मासूम क्यों हो सीरत, या जानबूझकर ऐसा करती हो? तुम्हारे बाप और चचा ने मेरे मॉम डैड की जान ली थी, और देखो उसी शख्स की बेटी को मैंने अपनी बीवी बना लिया और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। नाइल ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा था। सीरत ने बेयकीनी से नाइल को देखा था। आप झूठ बोल रहे हैं, बाबा साईं अपनी बहन को कैसे मार सकते हैं? सीरत ने नफ़ी में सिर हिलाते हुए कहा था। नाइल ने अपनी सुर्ख आंखों से सीरत को देखा और खामोशी के साथ वहाँ से पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो सीरत को नुकसान पहुँचा देगा। नाइल, मेरे सवाल का जवाब दे। सीरत ने नाइल को जाते देखा तो चिल्लाकर कहा था। तुम्हारे घटिया बाप ने मारा इन दोनों को, जिस तरह उन्होंने शबनम को मारने की कोशिश की थी। और प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हारा बाप ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम्हारा बाप इंसान के रूप में एक छुपा हुआ शैतान है, जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे बाप को मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, और अगर तुमने दरमियान में आने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूँगा। नाइल ने सीरत को देखते माथे पर सख्त तेवर लिए कहा और वहाँ से चला गया था। सीरत अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इस हद तक गिर सकता है। हो सकता है नाइल झूठ बोल रहा हो, सीरत ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था। मैं तुम्हारे भाई से बात करने वाला हूँ। शहरयार ने मिरहा को अकेले खड़े देखा तो उसके साथ खड़े होते हुए भारी लहजे में कहा था। किस बारे में? मिरहा ने लहजे में हैरानगी लिए शहरयार को देखते पूछा था। हमारे निकाह के बारे में, शहरयार ने कहकर मिरहा के चेहरे के तासुरात देखने लगा, जिसने शहरयार की तरफ ऐसे देखा था जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। क्या? मिरहा ने दोबारा पूछा। मैं अपने और तुम्हारे निकाह की बात नाइल से करने वाला हूँ। तुम्हें कोई मसला है? शहरयार का पूरा ध्यान मिरहा की तरफ था। मुझे आपसे निकाह नहीं करना, मिरहा कहकर जल्दी से वहाँ से जाने लगी, लेकिन शहरयार ने उसे बाजू से पकड़कर खुद की तरफ खींचा था, जो उसके सीने से आ लगी। वजह जान सकता हूँ? शहरयार ने दांत पीसते हुए पूछा था। नहीं, मैं आपको वजह बताना पसंद नहीं करती, मिरहा ने संजीदगी से कहा। और मुझे आपसे निकाह नहीं करना, मिरहा ने शहरयार की आंखों में देखते हुए कहा था। तो ठीक है, तुम नहीं करना चाहती ना, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। शहरयार ने अपने हाथ की पुश्त से उसकी गाल को सहलाते हुए गमगीन लहजे में कहा था। शहरयार छोड़े मुझे, मिरहा ने सर्द लहजे में कहा। अब तो उसे शहरयार से डर लगने लगा था। उसने कहा शहरयार का ऐसा रूप देखा था। तुम तो अभी से डर गई हो। जब मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगे तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी? शहरयार ने मिरहा के कान के पास झुकते हुए ज़ूम-आइनी अंदाज में कहा था। मिरहा हौले हौले कांप रही थी। शहरयार ने जब महसूस किया तो उसे छोड़कर पीछे खड़ा हो गया था। मिरहा ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और अंदर की तरफ भाग गई थी। शहरयार अभी भी खड़ा उसे वहाँ से अंदर जाते हुए देख रहा था। सिकंदर, मेरा बेटा कहाँ है? चौधरी ने हवेली में आते गुस्से से पूछा था। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे का मुझे कैसे मालूम होगा? सिकंदर ने चेहरे पर हैरानगी लिए पूछा था। तुम्हारा बेटा जब तुम्हारी बेटी को शफीक के हवाले करके गया था तो वो हमारे घर से भाग गई थी, और उसके अगले दिन से मेरा बेटा गायब है। अगर मेरे बेटे के गायब होने में तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हाथ हुआ तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, चौधरी ने धारते हुए कहा और वहाँ से चला गया। सिकंदर अभी भी हैरान खड़ा था। उसे मालूम नहीं था कि इब्तिसाम सीरत को शफीक के हवाले करके आया था। नीलम दोनों की बातें सुन चुकी थी, इसीलिए चौधरी के जाते ही वहाँ आई। आप और आपका बेटा दोनों बाप और भाई के नाम पर धब्बा हो। थोड़ी सी भी आप लोगों में गैरत नहीं है, जो आपका लाडला अपनी बहन को किसी गैर मर्द के हवाले करके आ गया। नीलम ने सिकंदर को देखते नफरत भरे लहजे में कहा। उसके अल्फाज ऐसे थे कि सिकंदर को तीर की तरह चुभे थे। अपनी बकवास बंद करो नीलम, वरना जान से मार डालूंगा, सिकंदर ने गुस्से से नीलम को देखते सर्द लहजे में कहा था। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। बहुत जुल्म कर लिया आप लोगों ने, और न जाने आप लोगों ने कितने मासूम लोगों की जान ली है। मैंने सोच लिया है मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जो आप सब फ़ोन पर भाई और शमीम की मौत की बात कर रहे थे, मैं वो सब कुछ सुन चुकी हूँ। आपने और आपके भाई ने नाइल के माँ बाप की जान ली थी और हमें यह बताया कि उनकी मौत एक हादसे में हुई है, नीलम ने चीखते हुए कहा, क्योंकि जब सुबह सिकंदर को फ़ोन पर बात करते सुना जो शायद शाहनवाज से बात कर रहा था, और उसने अपनी ज़ुबान से इस बात का इजहार किया कि दोनों भाइयों ने मिलकर शमीम और यावर को मारा था। सुबह से सोच कर नीलम को अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। लेकिन सिकंदर के सामने अपने ख्याल बताकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो तुम सब जान गई हो तो तुम्हें भी उन दोनों के पास भेज देता हूँ, सिकंदर ने कहते ही गुस्से से नीलम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी गर्दन को दबोचा। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा, सिकंदर ने गुस्से से नीलम की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते कहा, जिसकी आंखें बाहर को आ गई थी और हाथ से सिकंदर को पीछे करना चाह रही थी। लेकिन सिकंदर की सख्तोती गिरफ्त से नीलम को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था। वो जो तकलीफ से अपने हाथ पाँव चला रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद ढीला होने लगा था
और थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही बेजान से अपने दोनों हाथों को नीचे गिराए नीलम का सर एक तरफ झुक गया था। सिकंदर ने फौरन नीलम की गर्दन से हाथ पीछे किए जो ज़मीन पर गिरी थी। सिकंदर के चेहरे पर अफसोस नहीं था, बल्कि उसे इस बात की फिक्र थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देगा। इसलिए उसने नीलम को झुककर उठाया और अपने कमरे में ले जाते बाहर खिड़की से नीचे गिरा दिया और खुद जल्दी से दोबारा हॉल में आकर बैठ गया था। उसने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया। मुलाजिम जिन्होंने बाहर नीलम को देखा था जल्दी से आकर उन्होंने सिकंदर को बताया, जिसने चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए मुलाजिम को देखा और उनके साथ बाहर गया जहाँ ज़मीन पर खून फैला हुआ था और नीलम वहीं ऊंधे मुँह गिरी पड़ी थी। नीलम, सिकंदर चीखते हुए उसके पास गया और इस तरह का तासुर देने लगा कि उसे काफ़ी तकलीफ पहुंची है। सिकंदर ने नीलम की नब्ज चेक की जो चल नहीं रही थी। साईं, आप बेगम साहिबा को हॉस्पिटल ले जाएं, मुलाजिम ने आगे बढ़ते कहा था। कोई फ़ायदा नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, सिकंदर ने दुखी लहजे में कहा। सब लोग वहीं पर जमा थे। नगीन जो साथ वाले घर गई थी वापस हवेली आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। भाभी, नगीन ने कहा और भागते हुए नीलम के बेजान वजूद के पास आई थी। ये तो अच्छी भली थी, अचानक इनको क्या हो गया? नगीन ने रोते हुए नीलम का सर अपनी गोद में रखते हुए कहा था। छोटी बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने वो ऊपर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी, मुलाजिम ने कहा। तो नगीन ने खूनखार नज़रों से सिकंदर को देखा था। वो इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकती थी कि नीलम ने खुदकुशी की है। आपने मारा है ना, आपने इनकी जान ली है, आप हैं इनकी मौत के जिम्मेदार, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, नगीन ने सिकंदर को देखते चिल्लाकर कहा था। सिकंदर ने खा जाने वाली नज़रों से नगीन को देखा था। सिकंदर इस वक्त खामोश रहा था। उसे अंदर जाने के बाद शाहनवाज को सारी हकीकत बता दी थी और उसे कहा था कि वो नीलम को दफनाने लगा है, क्योंकि अगर नाइल या शहरियार यहाँ आ जाते तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी करवानी थी और सिकंदर ने पकड़े जाना था। इब्तिसाम भी यहाँ पर नहीं था। नगीन ने बहुत कहा कि सीरत और इब्तिसाम के आने के बाद भाभी को ले जाया जाए, लेकिन सिकंदर ने उसकी एक ना सुनी और अगले कुछ घंटों में वो नीलम को दफनाने के बाद वापस हवेली आ गया था। पल भर का खेल था। सुबह नीलम जिंदा थी, अब मट्टी के नीचे जा सोई थी। हवेली में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उसके गांव की पुलिस जो उसकी अपनी ही थी, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ाया गया था। बाबा साईं, इब्तिसाम ने अपने बाप को पुकारा, जिसने आंखें खोलकर इब्तिसाम की तरफ देखा था। अम्मी जान को क्या हुआ और इतनी जल्दी? आपने सब कुछ क्यों किया? मैं एक बार अपनी माँ का चेहरा ही देख लेता, इब्तिसाम ने अपने बाप को देखते दुखी लहजे में कहा। जो भी था, नीलम उसकी माँ थी और इब्तिसाम काफ़ी दुखी भी था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज़्यादा देर रखा जाता, इसीलिए जल्दी दफना दिया और तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की है। कोई अच्छा काम नहीं किया जो तुम उसका चेहरा देखना चाहते थे। मियाँ बीवी में झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपनी जान ले ले, सिकंदर ने इब्तिसाम को देखते कहा, जो अपनी बात सुनकर बिना जवाब दिए हवेली से निकल गया था ताकि अपनी माँ की कब्र पर जा सके। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि थर्ड एपिसोड आपको नॉवल की कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। सबसे पहले खान E93QF कह रहे हैं, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच खान, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आपको पता है हमें एपिसोड लंच में देखी है 2x की स्पीड पर, क्योंकि लंच टाइमिंग 45 मिनट्स होती है। चलिए कोई बात नहीं, आपने देख ली, यही बहुत है। मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। आप इतनी अच्छी स्टोरीज़ लाते कहाँ से हैं? बस ले आती हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स दिया करें और मज़े मज़े की लाऊंगी। अभी तो एक और स्टोरी ढूंढ के रखी हुई है, इंशाल्लाह वो भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नावल है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। मुझे तो आपकी सारी कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच आयशा। हीरोइन के भाई को तो मार देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इंसान को तो जेल में डाल देना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं ऐसे इंसानों को जान से मार दूँ। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो आगे एपिसोड का वेट है, मुझे लगता है स्टोरी इंटरेस्टिंग है। और दोनों हीरोइन को बगैर बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। हीरो की रिएक्शन क्या होगा ये तीसरा एपिसोड में मालूम होगा। नाइस, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था और बिल्कुल उन्हें बगैर बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। वो उनकी हिफाजत के लिए उन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत मज़े का कमेंट था आपका। देन गौसिया खान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। देन अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आज के एपिसोड बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। हीरोइन के भाई कैसा था?
दिल तो करा था ऐसे लोगों को जान से मार दूँ, बिल्कुल उन्हें मार ही देना चाहिए। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, हीरो का करैक्टर अच्छा है। मुझे लग रहा है ये जो हीरोइन का जिक्र कर रहे हैं जो मर गई, आई थिंक वो ज़िंदा है, बिल्कुल वो ज़िंदा है और परी ही शबनम है। आज के एपिसोड में आपको क्लियर हो चुका होगा। यार हीरोइन के बाप ने उसकी बीवी के साथ कैसे किया, ओ माय गॉड। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में यार बहुत बुरे बुरे लोग हैं। पता नहीं लोग अपनी आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते, भूल ही गए हैं कि हमें इस दुनिया से भी जाना है। स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई, मेरे मन में इतने क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मगर इस वक्त कॉलेज में हूँ। मैं कल रात में 11 बजे तक वेट किया एपिसोड, बट इट ओके, आप हमारे लिए इतना करती हैं और आपको 3 बार रिकॉर्डिंग करना पड़ा। थैंक यू सो मच एपिसोड अपलोड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। बिल्कुल पूछें आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, आपको नॉवल अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले रिकॉर्डिंग की तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आई डोंट नो कि क्या मसला था, आज भी ऐसे ही हुआ। मैं आज का भी आपको बताती हूँ, पहले मैं कल की बात बताती हूँ। तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की। पहले तो मैं अच्छा खासा रोई, जाके मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया, कुछ नहीं होता बेटा, हो जाता है जब हम काम करें, इतनी इतनी बातों पे नहीं होते ना, अपने आप को डाउन मत करो। उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया और मैं फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने फिर रिकॉर्डिंग की, फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। अब पता नहीं, आई थिंक सो मेरे फ़ोन में मसला है कोई। अभी मैंने सुबह फ़ोन भी चेंज करना है, तो हो सकता है कल भी एपिसोड लेट आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज ही उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ। दूसरी बार रिकॉर्ड की तो वो फिर ऐसे हो गया, वो मैंने 8 बजे से पहले ही कर ली थी। मेरा था कि चलो अब ये अच्छी हो जाएगी तो मैं 8 बजे तक अपलोड कर दूँगी। फिर 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 7 बजे से 11 बजे तक मैंने उसे सारा दोबारा से, फिर वो जो एक की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, एक की ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, एडिटिंग में जाकर उसे सेट किया आपस में मर्ज करके, फिर उसे सेव किया, फिर अपलोड किया। तो इस वजह से इतना लेट हो गया। मैं छुट्टी नहीं करना चाह रही थी और आई डोंट नो कि मेरे फ़ोन में कोई मसला है या रिकॉर्डिंग ऐप में इशू है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आज भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आज भी पहले मैंने आधे घंटे की, फिर 16 मिनट की, वो 16 मिनट की फिर ख़राब हुई, फिर दोबारा से की और अभी ये मैंने हाफ़ करके की है। तो अब ये सारी इकट्ठी करके एडिटिंग करूँगी तो 8 बजे तक लग ही जाना है टाइम, 4 तो बज गए हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है। इंशाल्लाह कल मैंने फ़ोन अब चेंज कर लेना है, तो हो सकता है कल भी एपिसोड लेट हो या शायद ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दूँ और अभी भी किसी से फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है, इंशाल्लाह जैसे ही फ़ोन चेंज होगा ये भी मसला सॉल्व हो जाएगा। और बाकी थैंक यू वेरी मच, आपका कमेंट बहुत मज़े का था, आपको नॉवल अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाकी एक इशू ये भी है, इतने दिन हो गए सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो मुझे सांस काफ़ी चढ़ने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता ही रूटीन पे आऊँगी। थैंक यू वेरी मच अयान बेग। देन सीमा सुल्ताना कहनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा, नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में माइंड ब्लोइंग। ये उसका भाई कैसा है, दिल तो कर रहा है उसको बांध कर इतना मारूं, पता है मेरा दिल को फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। मारो मारो, मेरी तरफ से विचार लगाना, अल्लाह ऐसा भाई किसी को ना दे। कितनी अजीब फैमिली है, सारे हीरो के करैक्टर्स बहुत अच्छे। हसन ने जो हीरोइन की फैमिली के सामने झूठ बोला है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मगर बाद में उसने उसको क्लियर भी कर दिया और कुछ जगह हसन का नाम दूसरा बता रहे हैं, नाइल हसन, उसका नाम नाइल हसन है। कुछ लोग उसे नाइल बोल रहे हैं, कुछ लोग उसे हसन बोल रहे हैं। एक ही नाम बड़ी मुश्किल से याद हुआ है और 2 नाम से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इसी एपिसोड में राइटर ने 2 नाम एक साथ लिखा, जब जाकर मेरी कन्फ्यूजन दूर हुई। हाँ, नाइल हसन, दूसरा हीरो जो शीरी ताल शहरियार है, उसकी हीरोइन वो जो बीमार हो गई है अब ठीक हो गई है, वही है क्या उसकी हीरोइन? बिल्कुल उसकी हीरोइन मिरहा है और सबके साथ एक लड़की है, वो भी हीरोइन ही है। हाँ, परी वो शबनम ही है। आपको पता है इस वक्त मैं क्लास में हूँ और हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है। मैं बेंच के नीचे रख कर कमेंट कर रही हूँ, क्या बात है सीमा। ये चीज़ है ना, लिटरली मैं आपको सही बताऊँ ना, चीज़ अच्छी है लेकिन यही यादें बाद में याद रह जाती हैं और मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है। मैं ख़ुद नॉवेल्स इतनी क्रेज़ी होती थी नॉवेल्स के लिए जब मैं यूनी लाइफ में थी, और मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है। हमारी क्लास चल रही थी और मैं ना, हमारी कंप्यूटर लैब में हम लोग बैठे हुए थे और सारे आगे कंप्यूटर्स पड़े हुए थे और वो कंप्यूटर लैब में ना नीचे से वो वो बोर्ड सा निकाल के ना वहाँ पे रखा होता था, कीबोर्ड रखा होता था, कीबोर्ड और माउस। मैं वहाँ मोबाइल रख के और आगे कंप्यूटर चल रहा है और सारा ना अपना ध्यान मोबाइल पे लगाया हुआ है और सर कब से मेरे सर पे खड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। कहते खड़ी हो जाओ, क्या कर रही हो? मैं कहा सर कुछ नहीं।
नहीं बताओ क्या करे, सर ने मुझसे वो पकड़ा और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं पीरे कामल नावल पढ़ रही थी और मेरी इतनी इंसल्ट हुई थी ना। लेकिन बात वही है कि वो इंसल्ट याद नहीं रहती, यादें याद रह जाती हैं। तो आप भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास के साथ नावल भी इंजॉय करें। वेट फॉर द नेक्स्ट नावल, नेक्स्ट एपिसोड। नाइस नावल। 7 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बिल्कुल 7 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 7 के सब्सक्राइबर्स के जो गिफ्ट मैं आप लोगों के लिए तैयार करी हूँ, मैंने हाफ़ रिकॉर्ड किया हुआ है। और अभी आपको पता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो यही बहुत मुश्किल से हो पाता है कि मैं ये वाली रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अभी मैं अपनी खाला के घर हूँ, बिकॉज़ अपनी मम्मा की केयर मैं अकेली तो नहीं कर सकती थी, तो फिर मैं खाला के घर हम लोग आ गए थे। तो अभी हम वहीं हैं जब तक मेरी मम्मा बेहतर नहीं होती। आई थिंक सो अभी हमें 1 महीना यहाँ लगेगा, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं 7 के सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट भी जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बस मम्मा की सेहत थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल ये वाली रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, यही मेरे लिए है कि मैं ये भी कर लूँ तो बहुत है। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच सीमा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। और इन्जॉय करें आप नॉवल। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। बहुत से पॉइंट्स आज के एपिसोड में क्लियर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। जब मैं बातें करने पे आती हूँ ना, मेरी स्पीड वैसे ही 2x पे चली जाती है। बस मुझसे बातें जितनी मर्ज़ी करवा लो, मैं फिर बातें करते हुए थकती नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग करते मेरी जान जाती है बस। देन फ़ाइकली कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच फ़ाइकली। देन साइमा रज़ा कह रही हैं बेहतरीन है। अब इनके अंजाम शुरू होगा नेक्स्ट पार्ट में। बिल्कुल इनका अंजाम अब शुरू हो ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच साइमा, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। निदा शाह कह रही है नाइस। कितने कितने आप हैं, आई थिंक कितने पार्ट हैं इन्होंने पूछा है। थैंक यू वेरी मच निदा। और पार्ट आई थिंक सो 5 to 6 एपिसोड्स होंगी इस नावल की। ठीक है। देन आई एम ह्यूमन, बड़े अरसे बाद आई हैं भैया। आप मेरी समझ से बाहर है कि ये जो भी हीरोइन हीरो विलन सब लोग मोबाइल को दीवार पर खींच कर क्यों मारते हैं। अरे भाई संभाल के रखो, अगर किसी से बात करनी हो तो फिर क्या करोगे। बिल्कुल यार, मोबाइल पे कोई मारने वाली चीज़ है। हम लोग तरस जाते हैं मोबाइल ख़राब हो जाए। मैं तो अपने भाइयों की मिन्नतें कर रही फिर रही होती हूँ कि भाई मेरा मोबाइल देख दो, कोई चेंज करवा ला दो, इसे चेक करवा दो। उन्हें होता है करेंगे करेंगे करेंगे, जब उनका मूड होता है उन्होंने तब जाना होता है। आज भी मैं उन्हें बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रही मेरी, मुझे फ़ोन चेंज करके ला के दो। और अभी भी मुझे मेरा भाई लारा लगा के चला गया कि अभी मैं सुबह चेंज करवाऊँगा, आज फ्राइडे है तो शॉप्स वगैरह बंद होंगी जुमे की वजह से, तो अभी मैं कल जाऊँगा। और वैसे भी उसके किसी दोस्त की शादी है और ख़ुद आवारागर्दियाँ करने निकल गया और मैं बेचारी फिर वेटिंग पे लग गई। तो बिल्कुल यार, फ़ोन पे कोई मारने वाली चीज़ है। मारना है कोई अपना हाथों तो तोड़ो मार के। थैंक यू वेरी मच, आई एम ह्यूमन। देन इसमिया कह रही हैं इस्लामी आई थिंक सो। वाओ, थैंक यू वेरी मच। देन सीमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने नावल सुना नहीं है, कल सारी टाइमिंग गड़बड़ हो गई, बट इट्स ओके, कॉलेज में हुई। इंशाल्लाह मैं और आयशा लंच में एपिसोड सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच सीमा। आपको नॉवल सुनती हैं आप लोग, रिस्पॉन्स देते हैं, लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है। और कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं 2-3 बार रिकॉर्डिंग की और 2-3 बार मैं लिटरली टसुए बहाए हैं, ऐसे टिप टिप आंसू गिर रहे थे। मम्मा कहती फ़ोन इधर दो, मैंने तुम्हें करने ही नहीं देना, तुमने ऐसे ही रोना है ना तो मैंने नहीं करने देना, मैंने तुम्हें इस वजह से ये काम नहीं करने दिया था। मुझे था कि तुम्हें इस काम का शौक़ है, तुम नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, अपना शौक़ पूरा कर लो, लेकिन तुमने अगर ऐसे ही आंसू बहाने हैं तो मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं करने देना। और मेरा भाई फ़ोन नहीं दे रहा था, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। फिर उसने बेचारे ने बैठ के मेरे साथ सारी सेटिंग करवाई, कुछ उसने वो 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग किया और जब मर्ज किया वो सारा उस बेचारे ने बैठ के किया। तो बस यही कुछ चलता रहता है। बाकी थैंक यू वेरी मच। हाँ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैं आपको मजबूरी बता चुकी हूँ। देन अलीसा इमरान कह रही हैं नावल नेम प्लीज़ लास्ट एपिसोड में मेंशन होगा। खानी 9 कह रहे हैं वाओ, थैंक यू वेरी मच। हारिस खान कह रहे हैं नाइस आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस। शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। दैन जैनब सगीर कह रही हैं ज़बरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच जैनब। ज़ेबा कह रही हैं अमेजिंग स्टोरी, बहुत पहले पढ़ा था, एक दफ़ा नहीं 2-3 बार, और हर बार सुनकर मज़ा आता है, बहुत प्यारा नावल है। थैंक यू वेरी मच ज़ेबा, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो न्यू नावल चल रहा है कैसा लग रहा है। ठीक है। देन मिसबा मारूफ़ कह रही हैं कौन सी एपी है, ये तो एपिसोड 1 है अभी तो आप जो पढ़ रही हैं, इसके बाद 2 भी आ चुकी है और आज 3 अपलोड हो जाएगी। दैन रिफ़त खान कह रहे हैं अल्लाह आपकी मम्मा को सेहत दे, थैंक यू नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच रिफ़त, बस आप लोग दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से वो जल्द ठीक हो जाएंगी।
ये रैंडम यूज़र ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। ये रैंडम यूज़र कहाँ गायब हो गए थे भैया, बड़ी देर से बाद आए हैं। देन फातिमा हसन कह रहे हैं नॉवल का नेम क्या है, क्योंकि मुझे सेकंड एपिसोड नहीं दिख रहा, प्लीज़ कुछ तो बताएं। सेकंड एपिसोड इसकी अपलोड हो चुकी है, थर्ड आज अपलोड हो जाएगी और नॉवल नेम इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड में मेंशन होगा, ठीक है जी। देन जाफिर कुरैशी कह रहे हैं पार्ट टू अपलोड हो चुका है डियर, रात आज एपिसोड 3 अपलोड हो जाएगी, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं कोई बात नहीं आप जी, आप परेशान ना हो, हम इंतज़ार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे समझते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे लिए यही बहुत अहम है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं ओके आपी, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। हारिस खान कह रहे हैं ओके आपी, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। देन मलिहा कह रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, ज़रा भी कहीं बोरियत महसूस नहीं हुई, ना कहीं स्किप करने का दिल किया, रुशाने कुछ ज़्यादा ही पत्थर दिल बन गई थी। गलती तो उसकी भी थी, शौहर से झूठी कसम खाना और तैमूर के बारे में उसे ना बताना, रुशाने को बालकनी का दरवाज़ा ही नहीं खोलना चाहिए था, जबकि उसे पता था तैमूर है वहाँ, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच मलिहा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट बहुत मज़े का था, आपको नावल अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आज के नावल के जो भी मैंने स्टार्ट किया है ये भी आप सुने और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देन सना कह रही है मेरा एक सवाल है, अगर रुशना के हस्बैंड से ज़री को मोहब्बत हो जाती तो वो भी अपने हस्बैंड को शेयर करती? बिल्कुल नहीं करती, और ये लिटरली ये चीज़ मुझे खुद अच्छी नहीं लगी थी कि फ़रदैन को अचानक युशना से भी मोहब्बत हो गई है और ज़री को करैक्टर और राइटर ने साइड पे करके उसे वैसे ही मार दिया, तो ये चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लगी। और कोई भी बीवी अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकती, और ये ठीक है, ये हमारे अलमिया है। हमारे औरत अगर शौहर से वफ़ादार है तो शौहर को भी वफ़ादार होना चाहिए ना, बेशक अगला बंदा जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करे। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, आप सही कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच सना। देन ज़ैनब कह रही हैं, ज़ैनब नसीम ऑफिशियल कह रही हैं रियली फील बैड फॉर ज़री, एटलीस्ट अगर हीरो साहिब को किसी और से सो कॉल्ड मोहब्बत हो गई, मोहब्बत नहीं दे सकता तो उसे इतनी तकलीफ़ भी ना दे। ज़री को निकाल देता ज़िंदगी से, थोड़े दिन रोती पर फिर मूव ऑन करती। एटलीस्ट रोज़ अपने हस्बैंड को किसी और के लिए रोता तड़पता देखते रोज़ मरने से तो बेहतर है कि बंदा उससे अलग होकर एक ही दफ़ा तकलीफ़ उठा ले और मूव ऑन करे। इन सब के आंसू बहाने से क्या ज़री ज़िंदा हो जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई एग्री फ्रॉम योर कमेंट। मुझे अच्छा लगा आपने ये कमेंट किया, बल्कि मैं ख़ुद इस नावल के बारे में ये बात करना चाह रही थी कि लिटरली ये चीज़ है, अगर एक शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि अब हमें इत्मीनान चाहिए, एक दूसरे का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन अगर कोई भी तीसरा बंदा आया और कह दिया कि मुझे आपसे मोहब्बत है तो वो सिर्फ हो जाएगा। ज़री को भी कितने लोग कह सकते थे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो क्या ज़री फ़रदैन को छोड़कर वहाँ चली जाती? तो लिटरली उसके साथ ठीक नहीं था, और मुझे भी नहीं ये चीज़ अच्छी लगी। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नावल से सीखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइटर्स भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो हमें वो कमेंट सेक्शन में मिल जाती हैं। और ये मैंने भी इस टॉपिक पे बात करनी थी, अच्छा हुआ आपका कमेंट सामने आ गया, तो थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की एपिसोड आपको नावल की अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ज़रूर बताना है कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। तो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।